स्वागत है आप सभी लोगों का यूपीएससी की सीरीज में बहुत-बहुत स्वागत है। वार्म वेलकम ऑल ऑफ यू। काफी टाइम बाद हम लोग मिल रहे हैं 4 दिन के गैप में। तो आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। जो हमने पढ़ा है वो आप लोगों ने रिवाइज कर लिया होगा। और या गुड इवनिंग राहुल, अंजलि, प्राची, ज़ारा, अमरीश, सर्वेश, लक्ष्मी, अमन, अभिषेक, हाय, हाउ आर यू? तो हाय दीपिका, टाइम तो यही रहेगा। ओके, आई एम डूइंग वेरी वेल ज़ारा, थैंक यू ऑल, आई एम डूइंग गुड। स्मिता, अंसा, गुड इवनिंग, वेलकम बैक गाइस। तो कैसे हैं सभी लोग? अच्छे हैं? सभी लोग कैसे हैं? सबकी पढ़ाई अच्छी चल रही है? ऑल वेल? प्रणाम, नमस्कार, वेरी गुड। बताइए एक बार कैसे चल रही है पढ़ाई? ऑल वेल? ओके, तैयारी अच्छे से कर रहे हैं सभी लोग? बढ़िया से पढ़ाई की सभी ने घर जाके 3-4 दिन, मतलब घर जाके क्या आप लोग 3-4 दिन अच्छे से मेहनत करी, कॉन्सेप्ट सारे रिवाइज किए जो हमने पढ़े हैं। टाइम जोन्स, वी स्टार्टेड विद द अर्थ रिलेटेड कॉन्सेप्ट, लैटिट्यूड, लॉन्जिट्यूड, टाइम जोन्स। उसके अलावा फिर हमने डिस्कस किया था कि अर्थ के रोटेशन कितने टाइप के होते हैं, मोशन कितने टाइप के होते हैं। थैंक यू ज्योति, गुड इवनिंग तेजस। ओके ओके, वेरी गुड। हाय अर्पिता, वेलकम टू द क्लास। ओके, ठीक है, जो भी आपके डाउट्स हैं मैं क्लास के बाद ले लूंगा, क्योंकि क्लास के बाद क्या है, बहुत सारे स्टूडेंट्स कमेंट नहीं आते तो कम होते रहते हैं। तो हम क्लास के बाद एक कमेंट सेशन रख लेते हैं। आज कोशिश करेंगे क्लास में जल्दी 15 मिनट्स पहले जो मेरा सेशन है वो मैं खत्म कर दूं, ताकि आप 15 मिनट्स 20 मिनट्स आप लोगों के सब डाउट्स लूंगा, ठीक है? डोंट वरी। ओके, आइए मुस्कान, रागिनी, युधिष्ठिर, गुड इवनिंग माय डियर। हाँ, मैप के लिए आज हम डिस्कस करेंगे, साउथ अमेरिका को डिस्कस करेंगे, थोड़ा थोड़ा देखेंगे कैसे मैप करना है। ऐसे हम करते चले जाएंगे अफ्रीका और नॉर्थ अमेरिका, देन यूरोप, ठीक है? तो एक तरीके से पूरा वर्ल्ड मैप कवर कर लेंगे, राइट? ओके गाइस, तो आई होप कि सभी लोग पुराना हाँ लास्ट बताऊंगा मैं, ठीक है? तो आई होप कि आप लोग सब पुराना लूप में है, आप रिवाइज करके आए हैं। देखिए हमने प्रीलिम्स तक तो अभी तक चीजें अपनी कंप्लीट कर ली है, मेंस अभी तक हमने टच नहीं किया है। मेंस हम तब टच करेंगे जब हम मेंस के सब्जेक्ट में टॉपिक में पहुंच जाएंगे, फॉर एग्जांपल माउंटेन्स में, ठीक है? उसके बाद फॉर एग्जांपल थ्योरीज ऑफ फॉर्मेशन में, फॉर्मेशन ऑफ द माउंटेन्स, थ्योरी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्टिनेंट्स, इन सब चीजों में हम लोग मेंस के बारे में बात करेंगे। प्रीलिम्स का ही जोन चल रहा है, तो प्रीलिम्स की बातें चल रही हैं अभी, ठीक है? तो हाँ हाँ, दो थ्योरीज हो गए हैं, ठीक है? ओके, गुड, ठीक है, दो थ्योरीज हो गए हैं, रिमेनिंग थ्योरीज हमको बात करनी है आज वाली क्लास में, ठीक है? तो बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट थ्योरी से। तो हम लोग बात करते हैं प्लैनेटेसिमल हाइपोथेसिस की। दो हाइपोथेसिस हमने पढ़े थे, थ्योरीज ऑफ फॉर्मेशन के बारे में हमने बात करी थी लास्ट लेक्चर में। लास्ट लेक्चर में थ्योरीज ऑफ फॉर्मेशन थी यूनिवर्स की, उसमें हमने क्या पढ़ा? फर्स्ट थ्योरी में डिस्कस किया था गैसियस हाइपोथेसिस। उसमें हमने देखा था कि नेबुला है, नेबुला से कैसे कंडेंसेशन होता है, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगती है, तो बहुत सारे प्लैनेट्स बनते हैं। जब कंडेंसेशन होता है, प्लैनेट्स के अराउंड रोटेशन होती है, तो सैटेलाइट्स बन जाते हैं, ठीक? ये सब चीजें हमने डिस्कस करी थी, राइट? उसके बाद उसी को इंप्रूव किया गया फाइनली नेबुलर हाइपोथेसिस ऑफ लैप्लास से। लैप्लास ने कुछ बातें करी। आज हम जो बात करेंगे, हम बात करेंगे इसके बारे में, नेक्स्ट थ्योरी के बारे में, प्लैनेटेसिमल हाइपोथेसिस। प्लैनेटेसिमल हाइपोथेसिस को जो देने वाले लोग थे, ठीक है? दे दोस वर टू पीपल। दो लोग के बारे में बात करूं तो वन वाज चेम्बरलेन एंड सेकंड वाज मोल्टन। तो ये दो लोगों के ओवरऑल थ्योरी, चेम्बरलेन ने थ्योरी दी, मोल्टन ने उसको इंप्रूव किया। तो दो लोगों के ओवरऑल देखें तो दोनों ने मिलकर के एक इस थ्योरी को डेवलप किया, ठीक है? जब मिलकर के इस थ्योरी को दोनों लोगों ने डेवलप किया, तो डेवलप करने के बाद कुछ कुछ उन्होंने भी असम्पशंस ली, और यहां पे ये थ्योरी डुअलिस्टिक कांसेप्ट पे बेस्ड था। ये जो हाइपोथेसिस था, दिस वाज बेस्ड अपॉन द डुअलिस्टिक कांसेप्ट। ये बताएगा मुझे डुअलिस्टिक कांसेप्ट क्या होते हैं? व्हाट इज द डुअलिस्टिक कांसेप्ट? हमने दो तीन तरह के कांसेप्ट पढ़े थे, वन वाज द बाइनरी स्टार, वन वाज द मोनोस्टिक, वन वाज द डुअलिस्टिक। डुअलिस्टिक मतलब यहां पे एक से ज्यादा स्टार हो। पहले बात होती है एक नेबुला की, एक नेबुला से सब कुछ बन रहा है, सन भी बन रहा है, प्लैनेट्स भी बन रहे हैं, उन्हीं से सैटेलाइट्स भी बन रही हैं। अभी जो हम बात कर रहे हैं डुअलिस्टिक कांसेप्ट, तो डुअलिस्टिक कांसेप्ट में उन्होंने जो लिया, उन्होंने कहा कि एक तो सन है, एक सन रहेगा, सन एक ऐसी बॉडी रहेगा जिससे बाकी प्लैनेट्स का फॉर्मेशन होगा, ठीक है? सन वाज द मेन बॉडी, राइट? सन वाज द मेन बॉडी एंड सेकंड वाज द कंपेनियन स्टार। सेकंड वाज द कंपेनियन स्टार। कंपेनियन स्टार एक वो स्टार था जो सन के पास से गुजरने वाला था, ठीक है? कंपेनियन स्टार वाज destined to pass through the sun, pass through और pass near to the sun, नियर टू द सन। सन के पास से गुजरने वाला था, was supposed to pass near to the sun, ठीक है? तो दो बॉडीज के हिसाब से हमने ये जो एनालिसिस है इसको करेंगे, और इन्होंने इस एनालिसिस में ये माना कि ये जो सन है और जो कंपेनियन स्टार है, ये सन काफी पुराना था। तो जो चीज पुरानी होती है उसको हम बोलते हैं प्रोटो। तो प्रोटो सन, एंशिएंट सन वाज देयर, तो दिस वाज द प्रोटो सन एंड दिस वाज द कंपेनियन स्टार। और सन और कंपेनियन स्टार दोनों के बीच में इंटरेक्शन होता है। इंटरेक्शन डायरेक्ट नहीं है, इंटरेक्शन इनडायरेक्ट है। इनडायरेक्ट मतलब क्या है? ये दोनों एक दूसरे के पास से गुजरते हैं। जब पास से गुजरते हैं, ये सन जो है उसके पास से स्टार गुजरता है, तो ये जो कंपेनियन स्टार है, दिस स्टार वाज मूविंग, डायनामिक, मूविंग एंड passes through proximity of sun, proximity of sun, proximity मतलब क्लोजनेस, proximity मतलब क्लोजनेस। सन के पास, कोई बिल्कुल मेरे पास से होकर गुजरा तो वो मेरे को कुछ इफेक्ट डालेगा। जैसे कहते हैं मेट्रो ट्रेन, ये नॉर्मल ट्रेन के बिल्कुल पास नहीं करना चाहिए, उसका जो सकिंग है वैक्यूम वो खींच लेता है और एक्सीडेंट हो सकता है, राइट? ओके, तो ये चीज हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो ये जो सन था ये मेन बॉडी थी, इट वाज अ सॉलिड बॉडी। सन जो थी वो सॉलिड बॉडी थी, मेन बॉडी थी, ओके, व्हिच वाज मेड ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल एंड दिस वाज द कंपेनियन स्टार। इस एनालिसिस की खास बात क्या थी? चेम्बरलेन और मोल्टन ने क्या रेवोल्यूशन लेके आए थे? चेम्बरलेन और मोल्टन ने काफी चीजें बताई। उन्होंने बताया कि अर्थ कैसे बनी, उन्होंने मतलब यूनिवर्स का फॉर्मेशन तो बताया ही, ये भी बताया सोलर सिस्टम कैसे बना। इसके बाद उन्होंने ये भी बताया कि कॉन्टिनेंट्स कैसे बने, उन्होंने बताया ओशन कैसे बने, उन्होंने ये भी बताया वोल्केनिज्म, मतलब बहुत पहले उन्होंने इन सब चीजों का हिंट दिया, और हिंट देकर के इन चीजों के बारे में डिफाइन किया। तो उन्होंने कुछ हाइपोथेसिस दिए, उन हाइपोथेसिस के हिसाब से हम लोग बात करेंगे, ठीक? ओके, नोट कर लीजिएगा सभी लोग। ओके, ब्राइटनेस फुल है मेरी तरफ से, आप अपने स्क्रीन की ब्राइटनेस थोड़ी बढ़ा लीजिए और साथ साथ नोट करते चले जाइए सभी लोग। ओके बच्चों, वेरी गुड, जिसने कर लिया है बाकी लोग भी कर लें। ओके, तो बेसिकली प्लैनेटेसिमल हाइपोथेसिस को देने वाले थे चेम्बरलेन एंड मोल्टन। आई एम रिपीटिंग अगेन इन नेक्स्ट 30 सेकंड्स, हम सभी लोग ध्यान सुनेंगे। इनको देने वाले थे चेम्बरलेन एंड मोल्टन। चेम्बरलेन एंड मोल्टन दोनों ने मिलकर के कुछ एनालिसिस दिया, उसको इंप्रूव किया। अब ये बेस था डुअलिस्टिक कांसेप्ट पे, क्योंकि जो नेबुला कांसेप्ट था, जैसे कि मैंने लास्ट क्लास में बताया, नेबुला में बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे, बहुत सारे क्रिटिसिज्म आए थे। क्रिटिसिज्म इन लोगों के भी आएंगे, खैर वो तो क्रिटिक्स का काम है क्रिटिसाइज करना। तो इन्होंने बोला कि दो बॉडीज हैं, बॉडी नंबर 1 प्रोटोसन, पुराना सन, बॉडी नंबर 2 कंपेनियन स्टार। एक पुराना सन प्रोटोसन और एक कंपेनियन स्टार, ये दोनों एक दूसरे की प्रॉक्सिमिटी होता है, पास, मेरे पास से गुजरना, प्रॉक्सिमिटी, ठीक है? एक दूसरे के पास से गुजरेंगे। कहने का मतलब ये हुआ कि सन जो है उसके पास से कंपेनियन स्टार होकर गुजरेगा। तो सन वाज द मेन बॉडी, इज अ सॉलिड बॉडी, प्रोटोसन।
इट वाज अ बॉडी एट वन प्लेस। कंपेनियन स्टार एक आवारा वेंडर टाइप था। कंपेनियन स्टार सन के पास से होकर गुजरेगा। मैं दिखाऊंगा मैकेनिज्म अभी आपको। तो कंपेनियन स्टार जो होगा वो गुजरेगा, वो इफेक्ट डालेगा सन पे, कुछ सन के ऊपर कुछ बदलाव करेगा और उस बदलाव के कारण बहुत सारे प्लैनेट्स सैटेलाइट्स का फॉर्मेशन होगा। ये उन्होंने assumption लिया कि अब ये सब मैकेनिज्म बताने के लिए assumption लेना जरूरी था। assumption था कि एक सन और एक कंपेनियन स्टार इट वाज मूविंग और उसको सन के पास से गुजरना था। प्रॉक्सिमिटी मतलब होता है नियरनेस, क्लोजनेस। क्लोजनेस, प्रॉक्सिमिटी का मतलब क्या होता है? क्लोजनेस, ठीक है। कोई नाम नहीं था कंपेनियन स्टार का। चलिए बच्चों, ठीक है। तो हमने बात करी कि assumptions क्या थे चैम्बरलेन और बोल्टन के, क्या उन्होंने assume किया और किस तरीके से क्या क्या ओवरऑल बॉडी से। अब कैसे हुआ ये सब, हुआ कैसे हुआ? तो लेट अस गो टू द मैकेनिज्म ऑफ द फॉर्मेशन। मैकेनिज्म की तरफ चलते हैं और समझते हैं कि ये चीज हुई कैसे होगी, हाउ दिस थिंग वुड हैव बीन पॉसिबल, हो कैसे सकता है। तो जो प्रोटोसन था, दिस वाज द प्रोटोसन, राइट। तो प्रोटोसन पे काम करते हैं, येलो बना लेते हैं, ठीक है। तो दिस वाज द प्रोटोसन, राइट। तो प्रोटोसन वाज देयर एंड अगर ये प्रोटोसन था तो इसके प्रॉक्सिमिटी, ये लोग कोलाइड नहीं हुए, इसके आसपास, आसपास मतलब कई हजार लाख किलोमीटर होता है यहाँ पे भी, ठीक है, सोलर सिस्टम में और यूनिवर्स में। तो एक कंपेनियन स्टार यहाँ से होकर निकला, ये कंपेनियन स्टार था और ये कंपेनियन स्टार यहाँ से होकर गुजरा होगा। कंपेनियन स्टार की जो मूवमेंट थी इस लाइन के अलोंग थी। सो इट वाज डेस्टिन्ड टू पास, मतलब कहीं बहुत दूर से आया होगा होकर के ये निकला सन के पास से। So this was the companion star. So companion star was moving and protosun was here. So what happened at that point of time? क्या हुआ होगा? ठीक है, क्या हुआ होगा इस पर्टिकुलर जगह पे? देखिए क्या होता है, अगर हम बात करें तो दिस मैकेनिज्म इज बेस्ड अपॉन द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अभी ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होती है? अगर दो बॉडीज हैं, एक बॉडी जिसका मास m1 है, एक और बॉडी जिसका मास m2 है, ये दोनों बॉडीज अगर हैं, देयर आर टू बॉडी, बॉडी 1 जिसका मास है m1, बॉडी 2 जिसका मास है m2। जब ये दोनों बॉडीज एक दूसरे के पास होती हैं तो दोनों बॉडी एक दूसरे की तरफ एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाती है, मतलब 2 को खींचेगा 1 और 1 को खींचेगा 2, दोनों एक दूसरे को पुल करेंगी और इसे बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। तो इसे हम बोल देते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। और ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है F ग्रेविटेशनल, उसको हम लिखते हैं कैपिटल G m1 m2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। जस्ट ये फॉर्मूला मैं दिखा रहा हूं आपको इसे बिल्कुल याद करने की जरूरत नहीं है। ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर ये होती है तो ग्रेविटेशनल फोर्स दोनों मासेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो r है, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो r है। तो जब कोई भी दो बॉडीज, जैसे अर्थ है, कहते हैं ना अर्थ जो है वो मून के ऊपर ग्रेविटेशनल पुल लगाता है, मून अर्थ के ऊपर ग्रेविटेशनल पुल लगाता है, इसीलिए जो मून है वो अर्थ के राउंड राउंड घूमता है। ये ज्योग्राफिकल एनालिसिस करके बोलते हैं और ऐसे भी बोलते हैं ज्योग्राफर्स। इनफैक्ट प्रूवन फैक्ट है, क्या है प्रूवन फैक्ट, कि जो जब गोवा जाएंगे या फिर आप कभी अंडमान जाएंगे तो देखेंगे रात को जो समुद्र की लहरें हैं ना वो बहुत ज्यादा तेज हो जाती हैं। क्यों तेज हो जाती है? क्योंकि रात को जो लहरें हैं उन पे मून अपनी ग्रेविटेशनल पुल लगाता है, जो खींचता है तो लहरों की जो ओवरऑल हाइट बढ़ जाती है उसे हम बोलते हैं टाइड्स, मून टाइड्स हमसे बोलते हैं। हम लोग टाइड्स वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसमें तो इस पर्टिकुलर चीज अगर हम बात करें तो यहाँ पे जब दो बॉडीज उनके बीच में क्या लगा होगा? ग्रेविटेशनल पुल लगा होगा। क्या लगा होगा? ग्रेविटेशनल पुल लग रहा होगा। तो जो साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट को समझ लेंगे, जो नॉन साइंस के हैं या जो नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड उनके लिए बता रहा हूँ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होती है और ये क्या इमेजिन करती है। तो देखिए जब ये दोनों के ना तो कंपेनियन स्टार की जो फोर्स थी वो पावरफुल थी। कंपेनियन स्टार यहाँ पे प्रोटोसन से कंपेयर करेंगे तो कुछ ज्यादा फर्क नहीं था इन दोनों में। तो कंपेनियन स्टार प्रोटोसन के ऊपर क्या लगाता है? ग्रेविटेशनल पुल लगाता है और जब प्रोटोसन के ऊपर ग्रेविटेशनल पुल लगती है बाहर की तरफ तो प्रोटोसन से काफी मटेरियल जो है वो निकलना शुरू कर देता है। ओके, तो प्रोटोसन से काफी मटेरियल जो है वो निकलना शुरू कर देता है और धीरे-धीरे कुछ एलिमेंट्स जो है वो ये अपनी तरफ खींचना शुरू कर देता है। कहने का मतलब ये हुआ कि जो प्रोटोसन है, प्रोटोसन से जो इंक्लूडिंग ये कंपेनियन स्टार है, कंपेनियन स्टार धीरे-धीरे से खींचना स्टार्ट कर देता है। जब ये खींचता है तो मटेरियल सन से बाहर की तरफ निकलना शुरू हो जाता है। जब मटेरियल सन से बाहर की तरफ निकलना शुरू होता है तो जो मटेरियल होता है वो पाउडरी फॉर्म में होता है, ठीक है। तो डायग्रामेटिकल फॉर्म में देखिए पहले, फिर इसको हम लिख के एक्सप्लेन करके समझते हैं कि एक कंपेनियन स्टार था, कंपेनियन स्टार प्रोटोसन के ऊपर फोर्स लगाता है, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है इसके ऊपर तो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से सन से कुछ मटेरियल बाहर निकलता है, लूज होता है। मटेरियल अगर कुछ बाहर लूज होता है तो वही मटेरियल के साथ कुछ ऐसा होता है कि जिससे वो छोटे-छोटे ग्रुप्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिन्हें बोलते हैं प्लैनेटसिमल्स। और जब वो प्लैनेटसिमल्स आपस में मिलते हैं तो मिलकर के बनाते हैं प्लैनेट्स, मिलकर के बनाते हैं प्लैनेट्स, ठीक है। निधि, अर्पिता, ओके, प्रियवता, अंशिता, आप लोग क्लास के बीच में ना बोले, ठीक है। क्लास के बीच में अगर आप बोलेंगे तो क्लास डिस्टर्ब होती है, ठीक है। मैं रिपीट नहीं करूंगा आप लोगों के लिए, ठीक है। आप प्लीज सभी लोग ध्यान दें, आप लोग कंटिन्यूअसली कमेंट करते रहिए, कमेंट करके वरना कुछ समझ नहीं आएगा, पूरी ज्योग्राफी निकल जाएगी, आपको कुछ समझ नहीं आएगा, ठीक है। मैं आपके फायदे के लिए बोल रहा हूं, प्लीज कमेंट करना बंद करिए, ठीक है। अनमोल आपको भी बोल रहा हूं, आपको कमेंट से कुछ नहीं मिलेगा, जो मिलेगा क्लास में मिलेगा। जो लोग शांति से समझ रहे हैं दे आर गोइंग टू क्रैक दिस एग्जाम, अननेसेसरी कमेंट से कुछ नहीं निकलने वाला, ठीक है। प्लीज स्टॉप कमेंटिंग एंड फोकस हियर। तो हुआ क्या? वो ये कि जो स्टार था कंपेनियन स्टार ने एक ग्रेविटेशनल पुल लगाई, मतलब ग्रेविटेशनल पुल, और ये ग्रेविटेशनल पुल किसके ऊपर लगी? सन के ऊपर, ठीक है। तो जब ग्रेविटेशनल पुल सन के ऊपर लगी तो सन से कुछ पार्टिकल डिटैच होना स्टार्ट हो गए, स्मॉल पार्टिकल्स स्टार्ट डिटैचिंग आउट ऑफ द सन। तो हम बोल सकते हैं कि जो स्मॉल पार्टिकल्स थे, स्मॉल पार्टिकल्स और थोड़े से बड़े पार्टिकल्स, बिग पार्टिकल्स, स्मॉल एंड बिग पार्टिकल्स, दे स्टार्ट डिटैचिंग, निकलना स्टार्ट हो जाते हैं। दे स्टार्ट सेपरेटिंग, कर लीजिए, नॉट डिटैचिंग, सेपरेटिंग, सिंपल वर्ड, दे स्टार्ट सेपरेटिंग। तो जो छोटे और बड़े पार्टिकल्स थे वो बाहर की तरफ निकलना, स्मॉल पार्टिकल्स एंड बिग पार्टिकल्स स्टार्ट सेपरेटिंग, बाहर निकलना स्टार्ट हो जाते हैं। और जब ये स्मॉल और बिग पार्टिकल, देखिए ये छोटे पार्टिकल्स, ये बड़े पार्टिकल्स हैं, ये भी छोटे पार्टिकल्स हैं, ये बड़े पार्टिकल्स हैं, इन दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल पुल लगेगी, इन दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगी, F ग्रेविटेशनल। तो ये दोनों आपस में क्या होंगे? छोटे बड़े पार्टिकल मिल जाएंगे। तो पहले क्या हुआ? स्टार ग्रेविटेशनल पुल सन से छोटे पार्टिकल और बड़े पार्टिकल निकलने स्टार्ट हो जाते हैं। ओके, जब छोटे और बड़े पार्टिकल निकलने स्टार्ट हो जाते हैं सन से तो निकलते ही मिलना शुरू कर देते हैं। जब मिलना शुरू कर देते हैं तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, जो पार्टिकल्स हैं जब ये मिलते हैं दूसरे के साथ तो ये बड़े पार्टिकल्स में छोटे पार्टिकल्स ये सब क्या होते हैं? आपस में ऐड होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो एक बड़ा पार्टिकल उसमें छोटे पार्टिकल्स ऐड होना स्टार्ट हो जाते हैं। ऐसे करते करते बहुत सारे एडिशंस कहीं ना कहीं हुए होते हैं, इसमें और छोटे पार्टिकल्स, इसमें और छोटे पार्टिकल्स। तो इसे हम बोलते हैं, इस प्रोसेस को, ये जो छोटे छोटे पार्टिकल्स मिलकर बनते हैं इन्हें हम बोलते हैं प्लैनेटेसिमल, इन्हें हम बोलते हैं प्लैनेटेसिमल्स, प्लैनेटेसिमल्स, ठीक है। व्हेन कंपेनियन स्टार पास आता है तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स निकलते हैं, डिटैच होते हैं ग्रेविटेशनल पुल की वजह से, ठीक है। और ये जो पार्टिकल्स होते हैं प्लैनेटेसिमल्स, ठीक है, इनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स होती है। ग्रेविटेशनल फोर्स जब लगती है तो छोटे छोटे प्लैनेटेसिमल्स बनते हैं और जब बहुत सारे प्लैनेटेसिमल मिलते हैं, मान लीजिए ये भी प्लैनेटेसिमल है, ये भी प्लैनेटेसिमल है, ये भी प्लैनेटेसिमल है, ये सारे क्या है? प्लैनेटेसिमल्स। तो जब इन प्लैनेटेसिमल्स के बीच में भी अट्रैक्शन लगती है आपस में, ठीक है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स
पुल्स प्लैनेटसिमल्स। ग्रेविटेशनल फोर्स इन प्लैनेटसिमल्स को, ये बहुत सारे प्लैनेटसिमल्स हैं, प्लैनेटसिमल 1, प्लैनेटसिमल 2, इन सभी प्लैनेटसिमल्स को पुल करती है आपस में एक दूसरे के पास। ग्रेविटेशनल फोर्स पुल्स प्लैनेटसिमल टुगेदर, एक साथ उनको खींचती है और एक साथ लेके आती है। और जब एक साथ लेके आती है तो उसके बाद क्या होता है, प्लैनेट्स का फॉर्मेशन, बड़े प्लैनेट्स बनते हैं, प्लैनेट्स का फॉर्मेशन हो जाता है। तो इस तरीके से प्लैनेटसिमल्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म प्लैनेट्स। प्लैनेटसिमल एक दूसरे के साथ कंबाइन करते हैं क्या बनाने के लिए, प्लैनेट्स बनाने के लिए। क्या बनाने के लिए, प्लैनेट्स फॉर्म करने के लिए। प्लैनेट्स फॉर्म करने के लिए प्लैनेटसिमल्स मिलते हैं, बनते हैं। तो गाइस प्रोसेस कैसे हुआ, प्रोसेस ये हुआ कि सन के ऊपर, प्रोसेस ये हुआ कि जो सन था इसके ऊपर ये जो कंपेनियन स्टार निकला, इसकी ग्रेविटेशनल पुल बहुत पावरफुल थी। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल पुल बहुत ज्यादा पावरफुल थी, तो बिकॉज ऑफ हाईली पावरफुल ग्रेविटेशनल पुल, तो हुआ क्या, बिकॉज ऑफ हाईली पावरफुल ग्रेविटेशनल पुल इसने सन से कुछ मटेरियल को डिटैच करना स्टार्ट कर दिया। तो इसे मिल सकते हैं डिटैचिंग मटेरियल, इसे मिल सकते हैं डिटैचिंग, या ऐसे लिख दीजिए सेपरेटिंग मटेरियल। सेपरेटिंग मटेरियल क्या है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स, इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स। सन से छोटे छोटे पार्टिकल्स बाहर निकलते हैं, तो छोटे पार्टिकल्स बाहर निकलते हैं तो फाइनली वो छोटे छोटे प्लैनेट्स बनाते हैं, प्लैनेट्स मिलकर फाइनली प्लैनेट्स बनाते हैं, और वही प्लैनेट्स जो हैं फाइनली इस तरीके से फॉर्म हुए। तो देखिए क्या था, स्टार था, स्टार ने सन के ऊपर ग्रेविटेशनल पुल लगाया। जब स्टार ने सन के ऊपर ग्रेविटेशनल पुल लगाया तो छोटे छोटे पार्टिकल्स, बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल्स, स्मॉल पार्टिकल्स और बिग पार्टिकल्स, दे स्टार्ट सेपरेटिंग। अब छोटे बड़े पार्टिकल के बीच में तो आपस में क्या होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स होगी। जब छोटे बड़े पार्टिकल के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स होती है तो अट्रैक्ट करेंगे, दूसरे को पुल करेंगे, तो दे अट्रैक्टेड बिकॉज़ ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स। अगर अट्रैक्ट होंगे तो दूसरे से मिलेंगे तो प्लैनेटसिमल्स बनेंगे। प्लैनेटसिमल्स बनने का कारण क्या है, एक दूसरे के साथ मिलना। और जब एक दूसरे के साथ मिलते हैं इस प्रोसेस को बोलते हैं एक्रीशन, इकट्ठा होना। ठीक है, तो एक दूसरे के साथ मिलने का जो प्रोसेस है इसे क्या बोलते हैं, एक्रीशन। एक्रीशन, एक्रीशन, तो जो मिल रहे हैं आपस में, दिस इज व्हाट एक्रीशन। एक्रीशन, ये जो प्रोसेस मिलना, कलेक्शन ऑफ द पार्टिकल्स टुगेदर इज डिफाइंड एज एक्रीशन। ठीक है, एक्रीशन, एक्रीशन से क्या हुआ, प्लैनेटसिमल जब बन गए तो प्लैनेटसिमल बहुत सारे मिले आपस में, इनके ऊपर भी क्या थी, ग्रेविटेशनल पुल, ग्रेविटी थी इनके बीच में, इसने इसको खींचा, इसने इसको खींचा, सबने दूसरे को खींचा, फिर दूसरे को ग्रुप बन गया, और ग्रुप बना, उसका नाम क्या था, प्लैनेट्स। तो ग्रुप का नाम क्या था, प्लैनेट्स। इस तरीके से बहुत सारे प्लैनेट्स बने। सैटेलाइट कैसे बनी, जब ये प्लैनेट्स थे तो प्लैनेट्स जब थे तो प्लैनेट्स के आसपास भी क्या थे, पार्टिकल्स थे। प्लैनेट्स के कुछ आसपास रेजिडुअल पार्टिकल्स थे, जो प्लैनेट के आसपास रेजिडुअल पार्टिकल्स थे वो पार्टिकल्स भी इसी तरीके से कंबाइन होते चले गए, कंबाइन होते चले गए। कंबाइन मतलब क्या है, लड्डू बनते चले गए। लड्डू होते हैं, छोटी छोटी बूंदी होती है, स्मॉल स्मॉल नगेट्स, उनको मिला के लड्डू बनाते हैं बूंदी के। तो देखा होगा जो हलवाई होता है सही से करता रहता है, तो हलवाई बेसिकली वो एक्रीशन, हलवाई का एक्रीशन कर रहा है तो प्लैनेट बना दिया। छोटे छोटे बना दिए तो छोटे लड्डू क्या है, सैटेलाइट्स हो गए। तो जो बड़े बड़े मिलके बन रहे हैं तो वो बन रहे हैं आपके बड़े प्लैनेट्स, तो आसपास छोटे छोटे बन रहे हैं बिकॉज़ ऑफ द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द प्लैनेट। क्योंकि जो प्लैनेट बन गया उसकी अपनी भी तो ग्रेविटेशनल पुल है ना, वो भी तो पुल करेगा ना। तो अगर वो पुल करेगा तो उसके पुल की वजह से और साथ साथ जो दूर स्टार है उसकी वजह से अल्टीमेटली छोटे लड्डू बनते हैं, उनको बोलते हैं सैटेलाइट्स। Gravitational force, Mukesh. Yes, companion star is strong enough, Kajal, to attract the materials. Planetsimals not necessarily hotter body, my dear. प्लैनेटसिमल्स जो है वो जब आप खींचोगे सन से तो यस फोर्सेस आर देयर, तो प्लैनेटसिमल्स एक तरीके से पार्टिकल्स थे, तो पार्टिकल्स जब मिलते हैं फ्रिक्शन होता है तो हॉट बॉडीज बनते हैं। एक्रीशन के टाइम पे हॉट होते हैं, यहाँ पे हॉट है लेकिन एक टाइम में कूल जाते हैं। अर्थ कभी हॉट थी, ठीक है, 4500 मिलियन ईयर्स पहले, 4.5 बिलियन ईयर्स पहले अर्थ कभी गर्म थी, लाल गोला, धीरे ठंडी हुई। हम देखेंगे अर्थ कैसे होगा, ठीक है। ओके, तो पहले वाली स्लाइड नोट करेंगे आप सभी बच्चे, मैकेनिज्म से नोट करेंगे सभी लोग। नहीं, इस केस में सन का ग्रेविटेशनल पुल पावर ज्यादा नहीं है, कंपेनियन स्टार को पावरफुल माना गया है। जो कंपेनियन स्टार है इट इज मोर पावरफुल, कंपेनियन स्टार इज मोर पावरफुल, ठीक है। अतुल्य कुमार पांडे सैटेलाइट जो है ना, अगर ये प्लैनेट्स है तो इनके बाहर मान लीजिए ये सैटेलाइट्स हैं, मान लीजिए ये सैटेलाइट्स हैं, अगर तो सैटेलाइट के ऊपर दो गोली फोर्स लगी है ना, सैटेलाइट अगर ये सैटेलाइट को एक तरफ प्लैनेट भी खींच रहा है, एक तरफ स्टार भी खींच रहा है, तो सैटेलाइट बीच का फंस गया, ठीक है। सैटेलाइट इसके यहाँ पे सैटेलाइट है, तो सैटेलाइट की तरफ स्टार खींच रहा है, प्लैनेट भी खींच रहा है, तो सैटेलाइट एक जगह पे स्थिर हो गया। प्रोटोसन कांस्टेंट है, माधुरी आप वेट करिए। कैंपेन स्टार नहीं है भैया कुमारी, कंपेनियन स्टार है, साथी। डुअलिस्टिक कांसेप्ट में यही होता है। प्रोटोसन मतलब पुराना सन। ऑलवेज जब अगर कंपेनियन स्टार उसे अट्रैक्ट कर पाए तो कंपेनियन स्टार उससे ज्यादा डेंसर होगा, हेवियर होगा, कंपेनियन स्टार बहुत ज्यादा पावरफुल होगा, ठीक है। ये असम्पशन था, उन्होंने आगे ज्यादा एक्सप्लेन नहीं किया। चलिए गाइस, ये हो गया नोट, तो चलिए आगे बढ़िए, यहाँ से नोट करिए फटाफट, फिर हम देखते हैं इसमें आगे फॉर्मेशन कैसे हुए, ठीक है, कैसे इवोल्यूशन हुआ आगे स्टेजेस का। राहुल मेरा बर्थडे नहीं है आज, तो आप पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। ओके गाइस, तो आगे बढ़ रहे हैं। डन गाइस, लेट मी नो इज इट डन, आगे बढ़ते हैं फिर। ओके, तो अब हम बात करते हैं कि इसकी स्टेजेस ऑफ इवोल्यूशन क्या थी। तो लेट अस टॉक अबाउट द स्टेजेस ऑफ इवोल्यूशन। स्टेजेस ऑफ इवोल्यूशन, ठीक है, कैसे ये चीज इवॉल्व हुई, मतलब किस तरीके से ओवरऑल डेवलपमेंट होता चला गया, ठीक है। तो सबसे इसको वन बाय वन पढ़ते हैं, तो पहली स्टेज हम देखते हैं, तो हम देखेंगे पहले। तो फर्स्ट इज द प्रोसेस ऑफ प्लैनेटसिमल एक्सेशन। प्लैनेट्स जो है वो जब बन गए उस टाइम पे क्या क्या हुआ, ठीक है। तो फर्स्ट हम देखते हैं, जो हम उसको देखते हैं इवोल्यूशन इन द सेंस ऑफ प्लैनेटसिमल एक्सेशन। ओके, अब ये प्लैनेटसिमल एक्सेशन में क्या होता है, सबसे पहले अगर देखें तो सबसे पहले जो चीज हुई दैट इज एटमॉस्फेयर इवोल्यूशन।
इन्होंने बताया, किसने बताया? चेम्बरलेन और मोल्टन, इन्होंने एटमॉस्फेयर के बारे में बताया। इन्होंने बताया एटमॉस्फेयर दो तरीके से आया, एक तो जब अर्थ बन गई उन्होंने अर्थ के बारे में बताया। तो बेसिकली जो स्टेजेस ऑफ इवोल्यूशन है इसमें ये जो बात कर रहे हैं बेसिकली अर्थ के बारे में बात करना चाह रहे हैं, स्पेसिफिकली सोलर सिस्टम के अंदर अर्थ, क्योंकि हम हैबिटेबल है, हम अर्थ पे रह रहे हैं, तो उसके बारे में बात करें तो एटमॉस्फेयर कैसे इवॉल्व हुआ। तो उन्होंने कहा कि जब अर्थ बनी तो अर्थ के बनने के दौरान जब एक्रीशन हो रहा था, जब सारे के सारे पार्टिकल्स मिल रहे थे अर्थ के बनने के दौरान, जैसे प्लैनेट्स बने तो प्लैनेट्स मिल रहे थे, प्लैनेट्स मिल रहे थे तो क्या हुआ, आपस में जुड़े। अगर प्लैनेट्स जुड़े तो जुड़ने के टाइम पे एक्रीशन हुआ, एक्रीशन हुआ तो गर्म थे, जब वो गर्म थे तो कुछ मॉइस्चर भी था उनके बीच में, और जो मॉइस्चर था जो क्यों बना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की मदद से। ठीक है, तो एटमॉस्फेयर का जो इवोल्यूशन था वो एक तो अंदर से था और एक जिसे हम बोलते हैं इंटरनल, ठीक है, और एक था एक्सटर्नल। एक्सटर्नल इंटरनल इवोल्यूशन मतलब ओवरऑल धरती के अंदर से। तो जब अर्थ ठंडी हुई, जब एक्सेशन कंप्लीट हो गया, एग्रीशन कंप्लीट हो गया, जब मिल गए सारे के सारे पार्टिकल्स, तो जब अर्थ बनी होगी, तो जब अर्थ बनी तो मिलने के बाद अर्थ के अंदर से कुछ गैसेस रिलीज हुई, अर्थ के अंदर से कुछ गैसेस रिलीज हुई। ठीक, तो गैस रिलीज हुई अर्थ के अंदर से। जब गैसेस रिलीज हुई उन्होंने बोला गैसेस में वाटर वेपर थे, गैसेस में कार्बन डाइऑक्साइड थी, गैसेस में नाइट्रोजन थी, तो वाटर वेपर भी थे, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड भी थी, नाइट्रोजन भी था, तो वाटर वेपर वर देयर, ओके, नाइट्रोजन वाज देयर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन, ये तीन गैसेस के अंदर से निकली। वाटर वेपर कैसे निकला? क्योंकि एलिमेंट्स थे, एलिमेंट्स बहुत सारे, हाइड्रोजन भी रहा था, ऑक्सीजन भी रहा था, इन सब के मिलने से वाटर वेपर बना, नाइट्रोजन नाइट्राइट्स थे, ठीक है, और कार्बन तो था ही, इन सब के मिलकर गैसेस कार्बन डाइऑक्साइड नाइट्रोजन वाटर वेपर बाहर निकला। तो गैसेस अंदर से जो अर्थ है, जब अर्थ बनी होगी, अर्थ के ठंडे होने के दौरान ये सभी गैसेस बाहर निकली, इसे बोलते हैं इंटरनल इवोल्यूशन। ठीक है, एटमॉस्फेयर फॉर्मेशन फ्रॉम गैसेस इनसाइड अर्थ, अर्थ के अंदर से निकलने वाली जो गैसेस निकली, तो कुछ भाप निकली, कुछ कार्बन डाइऑक्साइड निकली। क्योंकि अर्थ कैसे निकला? देखिए, जब बहुत सारे एक्रीशन हुआ होगा, जब बहुत सारा चूहा पार्टिकल्स मिले तो अर्थ बनी, तो वो पार्टिकल्स खाली पार्टिकल्स मिट्टी नहीं थे, वो एलिमेंट्स भी थे, उन एलिमेंट्स में हाइड्रोजन भी था, उसमें कार्बन भी था, उसमें नाइट्रोजन भी था, उनके रिएक्शन हुए, केमिकल केमिकल रिएक्शन से कुछ गैसेस बन गई, तो गैसेस बाहर आ गई। और कुछ अर्थ ने फ्री जो ओवरऑल एटमॉस्फेयर था वहां से भी कैप्चर किए कुछ एलिमेंट्स को, ठीक है, कुछ पार्टिकल्स को ओवरऑल ऊपर से भी अट्रैक्ट किया, पुल किया। ओके, तो एटमॉस्फेयर दो तरीके से आया, एक तो आया इंटरनल अंदर से, और एक है एक्सटर्नल। एक्सटर्नल मतलब कैप्चर्ड फ्री एटम्स फ्रॉम एयर, फ्रॉम सराउंडिंग एयर। क्यों कैप्चर किया होगा? क्यों खींचा होगा? बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशन। ओके, ड्यू टू ग्रेविटेशन, ड्यू टू ग्रेविटेशन। ठीक, तो पहली चीज इंटरनल अर्थ के अंदर से, दूसरी चीज बाहर से। तो ये जो है ये एटमॉस्फेयर है, जो एटमॉस्फेयर है, जो एक्सटर्नल एटमॉस्फेयर था वहां से भी खींच लिया कुछ, किसके अपने पास ले लिया, कुछ अंदर से लिया। इस तरीके से एटमॉस्फेयर इवॉल्व हुआ। किसने बोला? चेम्बरलेन मोल्टन ने। ये हाइपोथेसिस किसने दिया? इवोल्यूशन, प्लैनेट जब बन गए तो इस तरीके से एटमॉस्फेयर निकल के आया। ओके, इस तरीके से एटमॉस्फेयर निकल के आता है। ठीक है, पहले मैं पूरा कंप्लीट कर देता हूं, फिर आप लोग नोट कीजिएगा। तो एटमॉस्फेयर का इवोल्यूशन इस तरीके से हो जाता है। अगर एटमॉस्फेयर का इवोल्यूशन इस तरीके से होता है तो फिर हीट कैसे जनरेट हुई होगी? ठीक है, अंदर से आज ऐसा कहा जोग्राफर्स ने, चेम्बरलेन मोल्टन ने बताया भाई अर्थ जो है वो तीन लेयर्स में है, क्रस्ट मेटल। तो हीट अर्थ के अंदर आई कैसे होगी? तो जो उसी के अंदर जो पहला पार्ट डिस्कस करें एटमॉस्फेयर इवोल्यूशन, तो अगर हीट इवोल्यूशन के बारे में बात की जाए, हीट इवोल्यूशन, हीट का इवोल्यूशन कैसे हुआ होगा? तो उन्होंने बताया हीट बनने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। हीट बनने का कारण क्या हो सकता है? पूछा तो उन्होंने बोला जब अर्थ आके मिल रही थी, जब एक्रीशन हो रहा था, तो उन्होंने बोला हीट के इवोल्यूशन के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। कारण नंबर 1, पहला कारण क्या है? जब एक्रीशन हो रहा था, एक्रीशन मतलब बच्चों को पता है ना, एक्रीशन मतलब क्या होता है? कमेंट बॉक्स में लिखते हो सभी लोग मुझे। एक्रीशन मतलब जब पार्टिकल्स आपस में मिलते हैं और मिलकर एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ द पार्टिकल्स, मिलन उनका आपस में, उसे एक्रीशन बोलते हैं। एक्रीशन जब होता है तो पार्टिकल्स रगड़ेंगे तो बीच में क्या होगा? फ्रिक्शन होगा, फ्रिक्शन होगा, घर्षण, फ्रिक्शन होगा, फ्रिक्शन होगा तो हीट जनरेट होगी। ठीक है, एक्रीशन, फ्रिक्शन और हीट। तो गर्मी कैसे आई? इस तरीके से, जब बहुत सारे पार्टिकल्स रगड़ेंगे आपस में तो फ्रिक्शन होगा। तो हीट इवोल्यूशन का पहला कारण ये था। हीट इवोल्यूशन का दूसरा कारण क्या था? जब बहुत सारे पार्टिकल्स इकट्ठे होते चले गए तो ये प्लैनेट्स की लेयर बाय लेयर बनती चली गई, प्लैनेट्स की लेयर बाय लेयर बनती चली गई। तो क्या हुआ? पार्टिकल डिपोजिशन से पार्टिकल डिपॉजिट होते चले गए, एक्रीशन होता चला गया। पार्टिकल डिपोजिशन से क्या हुआ? लेयर फॉर्मेशन, लेयर बनती चली गई। पार्टिकल डिपोजिशन से क्या हुआ? लेयर बनती चली गई। जब लेयर्स बनती चली गई, पार्टिकल डिपॉजिट होते चले गए, लेयर बनती चली गई, तो प्लैनेट्स हेवी होते चले गए। और जब प्लैनेट हेवी होते हैं तो ऊपर की लेयर, जब प्लैनेट भारी होते हैं, ऊपर की लेयर नीचे वाली लेयर में क्या करती है? प्रेशर एक्सर्ट करती है, दबाव डालती है। ऊपर की लेयर नीचे वाली लेयर में क्या करती है? प्रेशर एक्सर्ट करती है, रेशन। ओके, सुपर गाइस, आपने बिल्कुल सही बताया। तो ये जो लेयर्स हैं, टॉप लेयर इज एक्सर्टिंग प्रेशर, जो ग्रीन कलर से मैं दिखा रहा हूं, प्रेशर। तो पार्टिकल जब डिपॉजिट होते हैं तो लेयर बनती चली जाती है। जब लेयर बनती चली जाती है, ठीक है, तो लेयर फॉर्मेशन होती चली जाती है। जैसे लच्छा पराठा बनाते हैं रेस्टोरेंट वाले, एक के ऊपर एक लेयर घुमाते जाते हैं आटे पे, ठीक है, ऐसे बनाते हैं लच्छा पराठा। रेस्टोरेंट में अभी क्लास का टाइम है, लच्छा पराठा खाने का मन कर जाएगा, राइट? तो दिस इज लच्छा पराठा, तो कीप ऑन एडिंग द लेयर्स। तो उससे पराठा हैवी होता चला जाता है, एक्सरसाइज सेम वे। लेयर तो क्या होता है? जो सेंट्रल लेयर है उसपे अभी तो पराठे को ऐसे रख देंगे तो बिल्कुल उस सेंट्रल लेयर पे प्रेशर पड़ेगा। तो अर्थ कभी प्रेशर सेंट्रल लेयर पे पड़ रहा था। जब प्रेशर पड़ता है ना तो उसके साथ साथ टेंपरेचर भी इंक्रीज होता है। जब प्रेशर पड़ता है तो वो टेंपरेचर को भी बढ़ा देता है। तो लेयर फॉर्मेशन से क्या हुआ? प्रेशर ड्यू टू हैवीनेस, ड्यू टू हाई वेट। और जब प्रेशर बढ़ता है तो टेंपरेचर राइज होता है। ये बात चेम्बरलेन मोल्टन ने बोली और ये बात आज भी सही है। क्योंकि मैंने आपको क्लास बताया स्टार्टिंग की कोई थोड़ी सही कोई गलत नहीं होती। कुछ थोड़ी से कुछ चीजें सीखने को मिली और वो हमने अप्लाई कर दी। इन्होंने क्या बोला? जब पार्टिकल डिपोजिट होते चले गए, सवाल ये है हीट, गर्मी क्यों आई? गर्मी आने का कारण पहला क्या बताया? एक्रीशन से फ्रिक्शन हुआ, फ्रिक्शन से हीट आई। दूसरा क्या बताया? प्रेशर, जब लेयर बाय लेयर बनती चली गई तो लेयर के ऐड होने से वजन बढ़ता गया धरती का, वजन बढ़ता गया तो प्रेशर बढ़ता गया, प्रेशर बढ़ता गया तो प्रेशर बढ़ा तो तापमान भी बढ़ गया, तापमान भी बढ़ गया, राइट? तो टेंपरेचर बढ़ा, हीट आई, टेंपरेचर आया तो उससे क्या हुआ? उससे भी हीट का फॉर्मेशन हुआ। जो थर्ड रीजन बताया चेम्बरलेन मोल्टन ने, द थर्ड रीजन ऑफ द हीट वाज केमिकल रिएक्शंस इनसाइड द अर्थ। केमिकल मतलब ये थ्योरी उस टाइम के लिए बहुत एडवांस थ्योरी थी, क्योंकि बाकी थ्योरीज ने क्या बताया ठीक है ऐसे प्लैनेट्स बने ऐसे सेट किए। इन्होंने एक चीज एक्सप्लेन करी। इन्होंने बताया थोड़ी पहले एटमॉस्फेयर कैसा है, यहाँ इन्होंने बताया हीट कैसे आई। अब आगे चल के दिखाऊंगा मैं आपको अगली स्टेज। इन्होंने वोल्केनिज्म के बारे में जिक्र किया है और वोल्केनिज्म से इन्होंने आगे फर्दर जिक्र किया है ओशंस कैसे बनेंगे। ठीक है, दिखाता हूं आपको। तो हीट इवोल्यूशन तो हमने पहली बार डिस्कस की स्टेजेस ऑफ इवोल्यूशन में, प्लैनेटेसिमल एक्सेशन फर्स्ट स्टेज। ठीक है, अब मैं फर्स्ट स्टेज में दो पार्ट्स थे, अब हम सेकंड स्टेज के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेज में देखा प्लैनेटेसिमल एक्सेशन, दूसरी स्टेज में बात करेंगे दैट इज पीरियड ऑफ द वोल्केनिज्म। ओके, पीरियड ऑफ वोल्केनिज्म। देखिए अभी तक और किसी थ्योरी ने वोल्केनिज्म के बारे में बात नहीं की थी, बट इस थ्योरी ने वोल्केनिज्म के बारे में बात कर डाली, पीरियड ऑफ वोल्केनिज्म। तो इन्होंने ये भी बताया कि आज के अंदर जो हीट थी वो इतनी ज्यादा हो गई, इतनी ज्यादा हीट हुई कि वो हीट अंदर जब प्रेशर बढ़ा तो टेंपरेचर बढ़ा, और टेंपरेचर बढ़ा
तो हीट बढ़ी, गर्मी बढ़ी, तो उससे जो रॉक्स थे, अंदर के पत्थर थे, वो मेल्ट होना स्टार्ट हुए। और जब पत्थर मेल्ट होना स्टार्ट हुए तो क्या हुआ, वोल्केनिज्म लावा बाहर की तरफ निकल के आया। तो उन्होंने क्या बताया, उन्होंने बताया कि अगर ये अर्थ थी, तो अर्थ के अंदर उन्होंने बोला कि अर्थ के जो अंदर है वो अलग अलग तरह के रॉक्स प्रेजेंट थे, अलग अलग तरह के रॉक्स प्रेजेंट थे, ठीक। तो हुआ क्या, अंदर काफी ज्यादा हीट थी, अंदर काफी ज्यादा हीट थी, राइट। अ लॉट ऑफ हीट वाज प्रेजेंट इनसाइड, तो लॉट ऑफ हीट वाज प्रेजेंट इनसाइड, क्योंकि अंदर प्रेशर बहुत ज्यादा था। जब प्रेशर बहुत ज्यादा होगा तो बहुत ज्यादा हीट होगी, जब हीट बहुत ज्यादा थी तो ये जो रॉक्स थे, ये जो रॉक्स थे, ये रॉक्स जो है, ये रॉक्स जो है, ये मेल्ट होना स्टार्ट हुए। जब ये रॉक्स मेल्ट होना स्टार्ट हुए तो इन रॉक के मेल्ट होने से जो मैग्मा है उसका फॉर्मेशन स्टार्ट हुआ। रॉक्स के मेल्ट होने से मैग्मा का फॉर्मेशन स्टार्ट हुआ। जब मैग्मा का फॉर्मेशन स्टार्ट हुआ तो मैग्मा से कुछ लावा बाहर की तरफ भी इरप्ट होना स्टार्ट हुआ। जब मैग्मा का फॉर्मेशन स्टार्ट हुआ तो कुछ लावा बाहर की तरफ इरप्ट होना स्टार्ट हुआ। जब लावा इरप्ट होना स्टार्ट हुआ तो उसी को क्या बोला गया, वोल्केनिज्म। उसी को क्या बोला गया, वोल्केनिज्म। और ऐसे एक जगह पे नहीं, ऐसा काफी जगह पे हुआ, और इसकी वजह से क्या हुआ, जगह जगह पे कुछ कुछ क्रैक्स, क्रिवाइसेस, ये सब क्रिएट हो गए। तो क्या हुआ, ये हीट अंदर थी, गर्मी, उस गर्मी ने क्या किया, जो रॉक्स उनको गर्म किया, तो रॉक्स को पिघलना स्टार्ट हो गया, तो रॉक्स की मेल्टिंग स्टार्ट हो गई। तो रॉक्स की जब मेल्टिंग स्टार्ट हुई, मेल्टिंग का मतलब क्या होता है बच्चों, पिघलना। पिघलने की वजह से यहाँ पे मैग्मा स्टार्ट हुआ बनना। मैग्मा का मतलब क्या होता है, जो पिघला हुआ अंदर, हम देखेंगे मॉडर्न जो लावा का मॉडर्न फॉर्म होता है, जो बाहर निकलता है तो लावा कहते हैं, जब बाहर निकलता है तो लावा कहते हैं। व्हेन इट इज आउटसाइड वी कॉल इट लावा, अंदर जब होता है उसे मैग्मा बोलते हैं। जब बाहर इरप्ट हुआ तो लावा की फॉर्म में इरप्ट हुआ, जब लावा की फॉर्म में इरप्ट हुआ तो उसे ही क्या कहा गया, वोल्केनिज्म कहा गया। उसे कहा क्या गया, वोल्केनिज्म कहा गया। एज सिंपल इट इज वोल्केनिक इरप्शंस। ओके, उसे क्या बोला गया, वोल्केनिक इरप्शंस बोल गया, ठीक है। तो हीट जो थी काफी ज्यादा डेवलप हो गई हीट से, ये सब हुआ। अब जब वोल्केनिज्म हो गया, क्रैक्स बहुत सारे बन गए, तो इसकी वजह से ना पूरे अर्थ की जो शेप थी वो थोड़ी डिस्टॉर्ट हो गई। तो इसी के साथ उन्होंने इसी स्टेज को फर्दर एक्सप्लेन कैसे किया, उन्होंने कहा इसके बाद की पिक्चर, इसके बाद कैसा दिखा होगा, इसके बाद ऐसा दिखा होगा, ठीक है। इसके बाद ऐसा दिखा होगा कि अर्थ पे कुछ कुछ क्रैक्स, क्रिवाइसेस, कुछ कुछ क्रेटर्स, ठीक है। क्रैक्स, क्रिवाइसेस, क्रेटर्स मतलब गड्ढे, पिट्स, ये सब बन गए, ठीक। तो ये सब क्या थे, ये सब क्रैक्स थे, क्रैक्स। ओके, तो दीस वर व्हाट, क्रैक्स, क्रैक्स। और ये क्या था, क्रेटर, क्रेटर, बड़ा सा चौड़ा सा गड्ढा, क्रेटर, क्रैक्स, ठीक है। क्रिवाइसेस, क्रिवाइसेस, क्रिवाइसेस। ओके, सो क्रिवाइसेस, क्रैक्स, क्रेटर, ये सब चीजें बननी स्टार्ट हो गई। अब हुआ क्या, जब यहाँ से लावा निकला, जब यहाँ से लावा निकला तो लावा के साथ बहुत सारी गैसेस भी निकली। ओके, तो लावा के साथ बहुत सारी गैसेस भी थी उसमें, लावा के साथ बहुत सारी गैसेस भी थी। वो जो गैसेस थी लावा के साथ, वो गैसेस में क्या क्या चीजें थी, उन गैसेस में वाटर वेपर था, उन गैसेस में नाइट्रोजन ऑक्साइड थी, उन गैसेस में सल्फर डाइऑक्साइड थी, कार्बन डाइऑक्साइड भी थी। तो जब ये ऊपर गए, गैसेस ऊपर गई होंगी, वाटर वेपर भी ऊपर गया होगा, जगह जगह से लावा निकला होगा, तो लावा निकल के ऊपर गैसेस चली होंगी। जब गैसेस चली गई तो गैसेस कहीं जाकर के ऊपर इन्होंने अपना, गैसेस ने ऊपर जाकर के अपने लेयर का फॉर्मेशन स्टार्ट कर दिया। गैसेस ने क्या किया, अपने लेयर्स बना लिए, अलग अलग तरह की गैसेस थी, अलग अलग तरीके की उन्होंने लेयर्स अपनी बना ली। ऊपर एटमॉस्फेयर में पहले से कुछ गैसेस थी, वोल्केनिज्म हुआ तो उन्होंने और अपनी कुछ लेयर्स बना ली, ठीक है। तो ऊपर क्या रहा, ऊपर गैसेस जो थी मौजूद थी, गैसेस यानी कि वाटर वेपर भी था उन गैसेस में, उन गैसेस में सल्फर डाइऑक्साइड भी थी, उन गैसेस में नाइट्रोजन भी था, ठीक है। मतलब मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं क्या क्या था उन गैसेस में। तो जब गैसेस थोड़ी ठंडी हुई होंगी, जिनमें पानी भी रहा होगा, तो उनसे कुछ कुछ क्लाउड्स भी बने होंगे, उनसे कुछ कुछ बादल बने होंगे, क्योंकि जब जब बहुत सारा पानी होता है, एटमॉस्फेयर मॉइस्चर, और जब थोड़ा कंडेंसेशन होता है तभी तो बारिश होती है, हम पढ़ेंगे इसको रेनफॉल में। तो इनके अलोंग क्लाउड्स यानी कि बादलों का फॉर्मेशन होता है, इनके अलोंग बादलों का फॉर्मेशन होता है। और जब बादल होते हैं तो बादलों से तो बारिश भी होगी, जब कंडेंसेशन होता है तो यहाँ पे जो गैसेस थी तो क्लाउड्स का फॉर्मेशन हुआ, क्लाउड्स हुए, क्लाउड्स हैं तो रेनफॉल भी होगी, क्लाउड्स हैं तो रेनफॉल भी होगी। तो रेनफॉल हुई तो उस रेनफॉल ने गड्ढों को भरना स्टार्ट कर दिया। ओके, ये उसने रेनफॉल में गड्ढों को भरना स्टार्ट कर दिया। ओके, सो जब रेनफॉल ने गड्ढों को भरना स्टार्ट कर दिया तो क्या हुआ, तो इनमें पानी भरना स्टार्ट हो गया, इनमें जो है वाटर फिलअप होना स्टार्ट हो गया, इन गड्ढों में वाटर फिलअप होना स्टार्ट हो गया इन गड्ढों में, राइट। तो जब ये गड्ढे में वाटर भरा तो बहुत सारे लेक्स बन गए। जब ये लेक्स और भरने लगे बच्चों, ये लेक्स और भरने लगे ना, तो पहले तो न्यूमरस लेक्स बने, जब ये लेक्स और भरने लगे तो गड्ढे भर गए, तो ऊपर क्या हुआ, ओशंस का निर्माण हुआ, नीचे के डिप्रेशंस भर गए और पानी भरा और पानी भरा और पानी भरा। पहले क्या बारिश होती है तो सड़क पे गड्ढे भरते हैं, गड्ढे भरते तो पूरी सड़क भर जाती है, सड़क भर गई तो पूरा मोहल्ला, पूरी कॉलोनी, पूरी सोसाइटी भर जाती है। बस सोसाइटी भरेगी तो कहते हैं तालाब बन गया, पूरा सोसाइटी, ऐसे ही पूरा तालाब बन जाता है। और जब ये पूरा तालाब बनता है तो ये तालाब क्या कहलाता है, ओशंस, ओशंस। अब सभी लोग ध्यान से सुनेंगे कि कैसे, ठीक है, सभी लोग ध्यान से सुनेंगे कि कैसे ये सब चीजें हुई। तो सबसे पहले नीचे हीट थी, हीट से रॉक मेल्ट हुए, पत्थर, मैग्मा बना, मैग्मा से लावा बना, लावा से बहुत सारी गैसेस फैल गई, कुछ गड्ढे भी हो गए, क्रैक्स बन गए, क्रिवाइसेस बन गए, क्रैक्स, क्रिवाइसेस, क्रेटर्स, डिप्रेशंस, ये सब क्रिएट हो गए, ठीक है। डिप्रेशंस भी क्रिएट हो गए। जब ये सब चीजें हुई, जब ये सब चीजें हुई तो इन सब चीजों के होने की वजह से क्या हुआ कि ओवरऑल जो ऊपर एटमॉस्फेयर में गैसेस थी उनसे बादल बने, क्योंकि पानी भी था उनमें, और बारिश हुई, जब बारिश हुई तो गड्ढे भरने स्टार्ट हुए, ओशंस का फॉर्मेशन हो गया। तो देखिए कितने स्मार्ट थे चैम्बरलेन बोल्ट, क्या क्या बातें बता दी, वोल्केनिज्म बता दिया, गड्ढे बता दिए, अर्थ सरफेस रॉक बता दिया, ओशन बता दिया। इस तरीके से जहां जहां रह गया वहां कॉन्टिनेंट्स बन गए, कई जगहों पे क्या हुआ, कई जगहों पे पानी नहीं पहुंचा तो वहां कॉन्टिनेंट्स बन गए, बाकी जगहों पे ओशन बन गए। ओके, अब ऐसे बहुत बड़े क्रैक्स थे, क्रेटर्स एंड क्रिवाइसेस। क्रिवाइसेस बड़े क्रैक्स होते हैं, क्रेटर्स बड़े गड्ढे होते हैं। दिस इज अ क्रेटर, क्रिवाइसेस लाइक दिस, ठीक है। और उसमें छोटे वाले क्रैक्स होते हैं, तो अलग अलग वो हैं इनके मीनिंग्स, ठीक है। क्रेटर, क्रिवाइसेस, क्रैक्स, ठीक है। ओके, तो गाइस चलिए अब हम बात करते हैं। तो ये अल्टीमेटली थ्योरी का ओवरऑल डिस्कशन था, ठीक है। मैं पूरा कर लूं थ्योरी को, फिर आप आगे चलिएगा, ठीक है। फिर हम इसको आगे नोट करेंगे, ठीक है। तो देखिए गाइस, अब इसमें क्रिटिक्स ने क्या बोला, क्रिटिक्स आगे फिर से कोई थ्योरी देता था, क्रिटिक्स चुप रहते थे, और जैसे ही क्रिटिक्स को दिखता था कोई थ्योरी आई है, क्रिटिक्स कूद जाते थे तुरंत क्रिटिसाइज करने। जैसे मार्केट में कुछ हुआ, बजट आया, इकोनॉमिक सर्वे आया, तुरंत कूद जाते हैं, इंडस्ट्री के एक्सपर्ट, इंडस्ट्री एसोसिएशन वाले, फार्मर एसोसिएशन वाले, ये वाले वो वाले, और मजा आ जाता है उनको, कूद के फटाफट भलाई भलाई शुरू कर देते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बनी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कुछ रेपो रेट बढ़ा दिया, घटा दिया, तुरंत क्रिटिक्स आके कूद जाएंगे, हिंदू वाले, इंडियन एक्सप्रेस वाले को मजा आ जाएगा, और ये फटाक से क्या करेंगे, अलग अलग आर्टिकल लिखने शुरू कर देंगे, मजे करेंगे खूब सारे, ऐसा नहीं वैसा, वैसा नहीं ऐसा, सरकार कुछ भी कर ले या फिर बॉडीज कुछ भी कर ले, ये लोग को मजा करना है तो मजा करते हैं। क्रिटिक्स मजा करते थे, क्रिटिक्स ने मजा करना था तो क्रिटिक्स ने अच्छे से मजा किया। क्रिटिक्स ने क्या बोला, क्रिटिक्स ने कहा कि ऐसे इतने क्लोज एनकाउंटर्स हैं, इतने क्लोज एनकाउंटर्स पॉसिबल नहीं हो पाते, ठीक है। दीस मेनी क्लोज एनकाउंटर्स इन यूनिवर्स ऑफ इनफाइनाइट साइज। क्रिटिक्स ने ये बोला कि जो यूनिवर्स है वो इनफाइनाइट साइज का है, इनफाइनाइट साइज, दिस क्लोज एनकाउंटर्स आर इम्पॉसिबल, दिस क्लोज एनकाउंटर्स इम्पॉसिबल या नॉट पॉसिबल, दिस क्लोज एनकाउंटर्स आर नॉट पॉसिबल। पहली बात जो क्रिटिक्स ने बोली कि ये पॉसिबल नहीं। दूसरी बात क्रिटिक्स ने बोली कि जो हमारा सोलर सिस्टम है, सोलर सिस्टम जो है, ठीक है, हर बार फिक्स नंबर ऑफ प्लैनेट्स क्यों बन रहे हैं, प्लैनेट 9 ही क्यों आए सोलर सिस्टम में, 9 प्लैनेट्स ही क्यों आए, 10 क्यों नहीं आए, अगर 10th प्लैनेट था तो वो कहां था,
ये भी क्रिटिक्स की बात थी, बिल्कुल सही बात थी। आप 9 प्लैनेट्स के बारे में क्यों बोल रहे, क्या पता जब अट्रैक्शन हुई हो तो उसमें ज्यादा प्लैनेट्स बन गए हो, आप 9 पे क्यों गए और इंट्रूडिंग स्टार 9 पे क्यों गए? उसका जवाब दिया चैम्बरलेन बोल्टन, उन्होंने बोला इंट्रूडिंग स्टार इस तरीके से आया कि वो टोटल प्लैनेट्स 9 बने। यही बात जेम्स जीन्स ने आगे बताई, थोड़ा सा उसको डिफाइन करके बताया। तीसरी बात बोला साइज ऑफ द प्लैनेट्स, साइज ऑफ द प्लैनेट्स। तो प्लैनेट्स के साइज के बारे में बताइए चैम्बरलेन बोल्टन से पूछा, क्योंकि अगर आप सोलर सिस्टम देखेंगे तो सोलर सिस्टम कुछ इस तरीके का, सोलर सिस्टम में कुछ इस तरीके का है हमारा, अगर हम शेप एंड साइज देखते हैं तो ठीक है। तो ये जो साइज डिफरेंस है इसको एक्सप्लेन करिए, साइज ऑफ द प्लैनेट्स एंड देयर डिफरेंस इन द साइजेस, उसका क्या कारण था, उसका क्या रीजन है? उस बारे में चैम्बरलेन एंड बोल्टन ने कुछ नहीं बताया था। उस बारे में उन्होंने बोला कि क्रिटिक्स ने बात बोली, क्रिटिक्स ने एक बात और बोली कि जिस तरीके से आप प्लैनेट्स को खींच रहे हैं ना तो प्लैनेट्स बहुत ज्यादा हॉट हुए होंगे, क्योंकि जब सन खींच रहा है, सन से कोई चीज खींच रहे हैं तो वो पार्टिकल फॉर्म में बाहर आ रही है। आप सोचिए अगर कोई मुझे खींचेगा तो मेरी इतनी जोर से खींच रहा है कि मेरी शर्ट जो है वो फटी और ये थ्रेड्स बाहर आ गए, तो इतना ज्यादा एनर्जी थी, उस एनर्जी से इतना ज्यादा हॉट हो गए थे प्लैनेट्स। मतलब जब प्लैनेट्स पुल हो रहे थे, व्हाइल द प्लैनेट्स वर बीइंग पुल्ड ड्यूरिंग द पुलिंग ऑफ द पार्टिकल्स, जब पार्टिकल्स बाहर निकल रहे थे तो दे वर वेरी हॉट, दे वर वेरी हॉट, और ये इतने हॉट थे कि ये उसी टाइम पे वेपराइज हो जाते, ठीक है, इतने हॉट थे, दे वर रेडी टू बी वेपराइज्ड, रेडी टू बी वेपराइज्ड। वेपराइज मतलब क्या होता है? भाप बन जाना। वेपराइज मतलब क्या होता है? भाप बन जाना। इतने गर्म थे कि भाप बन जाते, ठीक है, ये भाप बन जाते, ठीक। तो इतनी ज्यादा हीट हो गई थी कि जो सन से वो निकल रहे थे तो ये भाप बन जाते, मतलब जैसे पार्टिकल निकला, पार्टिकल जैसे ही निकला, ठीक है, तुरंत वेपर बन जाता, मतलब पार्टिकल निकला, पार्टिकल से तुरंत वो किसमें कन्वर्ट हो जाता? गैस में। मतलब अगर इतनी एनर्जी से उसको खींच पा रहा है तो सॉलिड में तुरंत गैस बन जाना चाहिए, इतनी एनर्जी है, वो एनर्जी इतनी हीट पैदा करती है। लेकिन आपके तो प्लैनेट सॉलिड है, गैस क्यों नहीं बने? इन बातों का एक्सप्लेनेशन नहीं था। तो ये कुछ क्रिटिक्स के पॉइंट है कि यूनिवर्स इनफाइनाइट साइज का है, ऐसे एनकाउंटर पॉसिबल नहीं है। 9 प्लैनेट्स क्यों है बताइए? व्हाई फिक्स्ड नंबर ऑफ प्लैनेट्स, व्हाई फिक्स्ड नंबर ऑफ प्लैनेट, फिक्स्ड नंबर ऑफ प्लैनेट्स ही क्यों बने? साइज ऑफ प्लैनेट, वेरिएबल साइज है, आपके प्लैनेट्स में आपको बताया नहीं वेरिएबल साइज है। दूसरा आखिरी पॉइंट, प्लैनेट्स निकल, पार्टिकल निकल रहे थे, पार्टिकल जब उनकी पुलिंग हुई थी तो पार्टिकल्स बहुत ही गर्म थे, जब पार्टिकल बहुत गर्म थे तो उनको वेपराइज होना चाहिए था, इतनी गर्मी थी, लेकिन आपके पार्टिकल तो सॉलिड बन रहे हैं, मिलकर एडिशन कर रहे हैं, एडिशन करने के बाद क्या होगा? फाइनली वो मिलकर क्या कर रहे हैं? मिलकर वो फाइनली जब मिल रहे हैं तो क्या होगा? उससे आपके प्लैनेट्स बन रहे हैं, ठीक है। तो ये कुछ बातें बोली गई इसके द्वारा क्रिटिक्स के द्वारा, ठीक है गाइस। तो चलिए अब आप फटाफट से इसका मैकेनिज्म अगर आपने नोट कर लिया है तो फिर हम आगे बढ़ते हैं और फिर हम स्टेजेस ऑफ इवोल्यूशन से नोट करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। करण मिश्रा पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। देखिए जेम्स जीन्स की थ्योरी 1919 में आई थी, तो उससे पहले ये थ्योरी आई थी, तो अर्ली 1900s और लेट 1800s में इस थ्योरी को पुट अप किया गया था। देखिए कंपेनियन स्टार के बारे में कोई भी नॉलेज नहीं थी उनको, कंपेनियन स्टार ने आइडिया लगाया और आगे वाली थ्योरी में दिखाऊंगा कि क्रिटिक्स का ये भी डाउट था कंपेनियन स्टार क्या था, कहां गया, कहां से आया, कौन था, बताइए, ये भी लोग एक्सप्लेन नहीं कर पाए। तो कंपेनियन स्टार वाज आल्सो क्रिटिसिज्म। अगर डाउट क्लियर नहीं हुए करन तो आप वेट करिए, आप क्लास में बातें नहीं करेंगे और टाइम नहीं करेंगे प्लीज। डाउट काफी लोग के होंगे, दो दे ऑल आर वेटिंग फॉर एंड ऑफ द क्लास, सेम अप्लाइज टू यू आल्सो, सो आई वुड रिक्वेस्ट कि क्लास में आप ये सब कमेंट्स करके डिस्टर्बेंस ना क्रिएट करें प्लीज, ठीक है गाइस। तो देखिए हमने समझा कि एटमॉस्फेयर इवोल्यूशन कैसे हुआ, ठीक है, ये सभी लोगों का नोट हो गया। हीट इवोल्यूशन में समझ में आया कि एक तो एक्रीशन, जब एक दूसरे से आके मिले हीट बनी होगी, उसके बाद प्रेशर की वजह से हीट आई होगी, उसके बाद केमिकल रिएक्शन से भी हीट आई होगी। केमिकल रिएक्शन मतलब कुछ रिएक्शन ऐसे होते हैं जिससे हीट रिलीज होती है, हीट रिलीजिंग रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शन, हीट रिलीजिंग रिएक्शन को बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। क्या बोलते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, ठीक है। तो ये भी नोट कर लेंगे सभी लोग जल्दी से। सैटेलाइट वाज फॉर्म्ड जानवी आफ्टर द प्लैनेट्स, बोथ प्रेशर एंड हीट। यस विक्रम बिकू, ओके राधिका चौहान, राज सिंघानिया पढ़ेंगे अपने आप याद हो जाएगा, आपको याद करने की जरूरत नहीं है। हर्षिता मैं एक्सप्लेन करूंगा ओशंस दोबारा से। देखिए गाइस मैं सबसे बता रहा हूं दोबारा से, तो वोल्केनिज्म हुआ, तो वोल्केनिज्म वाला पॉइंट मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूं। अंदर हीट थी बहुत ज्यादा, क्यों हीट? प्रेशर की वजह से हीट थी, केमिकल रिएक्शन की वजह से हीट थी, ठीक है, और एक्रीशन की वजह से हीट थी। हीट से पत्थर बनते, हीट से पत्थर जो बने थे वो पिघल गए, पत्थर पिघले तो मैग्मा बना, मैग्मा बन के लावा बन के बाहर आ गया, लावा बन के बाहर आया तो गैसेस बाहर आई, गैसेस आई तो बहुत सारी गैसेस हवा फैल गई। जब गैसेस बाहर आई तो इनके अंदर कुछ मॉइस्चर भी था, पानी भी था। कैसा था मॉइस्चर? हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलके वाटर बना रहे थे। तो जब वाटर था यहाँ पे तो क्या हुआ कि ये जब पूरा ओवरऑल सिचुएशन गैसेस बाहर निकल दी है तो अंदर तो मॉइस्चर था, वाटर वेपर बाहर आया, तो जब वो बाहर आया तो उसको कंडेंसेशन से बादल बने। तो देखिए वाटर वेपर यहाँ पे है, वाटर वेपर इज हियर, लेकिन वो वेपर फॉर्म में है, वो वेपर की फॉर्म में है, वेपर लाइक गैस की फॉर्म में, फिर वो कंडेंस होता है तो क्लाउड्स बनते हैं, ठीक है। तो जब वाटर वेपर कंडेंस हुआ तो क्लाउड्स बने, क्लाउड्स से फर्दर कंडेंसेशन हुआ तो रेन बनी, रेन से फिर रेन नीचे गिरी तो ओशंस का फॉर्मेशन हुआ। जब बारिश पड़ती है, जब बारिश हुई होगी तो बारिश के होने से ही क्या हुआ होगा? पहले ये गड्ढे भरे सारे, गड्ढे भरे तो बहुत सारे छोटे लेक बने, जब पानी और ज्यादा गिरा, बारिश और ज्यादा हुई तो यहाँ पे पूरा क्या बन गया? ओशन बन गया, ठीक है, ओशन बन गया। क्लोज एनकाउंटर पंडित साधु साधु, क्लोज एनकाउंटर मतलब ये पास से निकला, मेरे पास से कोई आके निकल गया, क्लोज एनकाउंटर, ठीक है ना। कि आज तो एक्सीडेंट हुआ था एकदम सामने से ट्रक से क्लोज एनकाउंटर हुआ तो मैंने टाइम पे गाड़ी मोड़ दी अपनी, दैट इज अ क्लोज एनकाउंटर, ठीक है, ठीक है गाइस जल्दी से नोट करिए, हो गया सभी होगा। रॉक्स पार्टिकल से जमा होने से बना था, अंजलि, डन, ओके, ठीक है गाइस। तो क्रिटिक्स ने क्या बोला? क्रिटिक्स ने एक और पॉइंट लिखा हूं मैं, फिफ्थ, कंपेनियन स्टार के बारे में पूछा। कंपेनियन स्टार, कंपेनियन स्टार कहां चला गया, कहां से आया था, क्या था कंपेनियन स्टार, क्यों आया, ठीक है। चीज ये सब चीजें वो लोग नहीं एक्सप्लेन कर पाए, बट काफी अच्छी बातें बता गए, राइट। प्रीवियस स्लाइड, ठीक है, लीजिए जल्दी से नोट करिए। दीपिका बेटर आप डायग्राम बना लें, राहुल अच्छी बात है, आपको इजी लग रहा है। उन्नति गागी, हीट से रॉक नहीं बने, रॉक पहले से ही थे, रॉक जब जमा हुआ था पार्टिकल तो रॉक बनता है। अभी पता कैसे बना? मिट्टी जमा होगी पत्थर बन गया, पत्थर टूटा तो मिट्टी बन गई, लेकिन जब वो बहुत गर्म हुआ तो पिघल गया, पिघला तो फिर वो क्या बन गया? मैग्मा बन गया, ओके, ठीक है, ठीक है, ओके। तो एक बार नोट कर लीजिए जल्दी से, क्रिटिक्स ने क्या बोला, प्लीज मेक इट फास्ट गाइस। आज हमको थ्योरी खत्म कर लेनी है अपनी और एकदम से यूनिवर्स के फॉर्मेशन पे आ जाना है ना।
देखते हैं निमिषा पारिक, जस्ट वेट। नोट गाइस, चलिए ठीक है। तो क्रिटिक्स ने इस तरीके से कुछ चीजें बताई और कैसे एक्सप्लेन करी कुछ चीजें, तो ये हमने समझा इसके बारे में। हमने समझा प्लैनेटेसिमल हाइपोथेसिस के बारे में, प्लैनेटेसिमल हाइपोथेसिस, और वो किसने दिया था? चेम्बरलेन एंड मोल्टन ने। ठीक है, तो नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइडल हाइपोथेसिस। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द टाइडल हाइपोथेसिस। टाइडल हाइपोथेसिस वाज गिवन बाय सर जेम्स जीन्स 1990। तो गाइस ये जो था टाइडल हाइपोथेसिस, इट वाज गिवन बाय सर जेम्स जीन्स, सर जेम्स जीन्स एंड अराउंड 1990। इसके जस्ट पहले थोड़े साल, कुछ सालों पहले ही हमने जो पढ़ाया पीछे वाला, दैट वाज प्लैनेटेसिमल हाइपोथेसिस। उसी का इंप्रूव्ड वर्जन ये है क्या? टाइडल हाइपोथेसिस। टाइडल बेसिकली ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए यूज किया गया है, क्योंकि जो फोर्स एप्लीकेबल है वो टाइडल फोर्स है, और टाइडल फोर्स होती है ग्रेविटेशनल पुल, उसी को टाइडल फोर्स हम बोल देते हैं। ठीक है, और ओके, तो पॉइंट इज कि जो टाइडल हाइपोथेसिस है, तो जो टाइडल हाइपोथेसिस की अगर हम बात करेंगे, तो टाइडल हाइपोथेसिस में इन्होंने क्या बोला? इन्होंने बोला कि जो सोलर सिस्टम है, उन्होंने बहुत सारी चीजें इनिशियली बताई एकदम में, कि जो सोलर सिस्टम है दैट दैट इज फॉर्म्ड, सोलर सिस्टम हैज बीन फॉर्म्ड और डेवलप्ड बिकॉज ऑफ द प्रोटोसन, बिकॉज ऑफ द प्रोटोसन एंड इंक्लूडिंग स्टार। अभी कंपेनियन स्टार को क्या बोल रहे हैं? इंक्लूडिंग स्टार। इंक्लूडिंग स्टार मतलब घुसपैठिया स्टार, इंट्रूडर्स बोलते हैं ना, इंट्रूडर्स, घुसपैठिए, भारत की सीमा को पार करके कुछ घुसपैठिए पाकिस्तान से घुस आए, तो दोस आर इंट्रूडर्स, नॉन स्टेट एक्टर्स, राइट? तो यहाँ पे प्रोटोसन एंड इंक्लूडिंग स्टार से मिलकर सोलर सिस्टम बना। पहली बात उन्होंने ये बोली। दूसरी बात उन्होंने बोली प्रोटोसन के बारे में। उन्होंने बोला कि प्रोटोसन था, ठीक है, तो प्रोटोसन क्या था? दिस वाज मेड अप ऑफ हॉट गैसियस बॉडी, दिस वाज अ हॉट गैसियस बॉडी, ओके। एंड थर्ड वाज द इंट्रूडिंग स्टार, थर्ड वाज द इंट्रूडिंग स्टार, जो कि घुसाया सन के आसपास के एरिया में, सन के आसपास के एरिया में इंट्रूडिंग स्टार घुसाया। तो इंट्रूडिंग स्टार वाज मच हेवियर एंड पावरफुल एंड लार्ज साइज कंपेयर टू प्रोटोसन, काफी बड़ा था, और इट पास्ड नियर टू द सन, ओके, इट पास्ड थ्रू द प्रॉक्सिमिटी ऑफ द सन, पास्ड नियर टू सन। तो ये जो था इंट्रूडिंग स्टार था, और यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो इसका जो टाइडल फोर्स था वो काफी ज्यादा पावरफुल था, ओके। तो टाइडल फोर्स ने क्या किया? तो बेसिकली वो था ग्रेट इंपैक्ट ऑफ टाइडल फोर्स, ग्रेट इंपैक्ट ऑफ टाइडल फोर्स। टाइडल फोर्स का एक बहुत बड़ा असर हुआ, इंपैक्ट हुआ, बहुत बड़ा एक उसका रिजल्ट निकला, और वो क्या निकला? टाइडल फोर्स इतना जबरदस्त पुल था, तो देयर वाज अ ग्रेट इंपैक्ट ऑफ द टाइडल फोर्स व्हिच टाइडल फोर्स वाज इंपार्टेड, ये टाइडल फोर्स वाज इंपार्टेड बाय स्टार के द्वारा इंपार्ट की गई किस पे? सन के ऊपर, स्टार के द्वारा बाय स्टार ऑन सन, सन के ऊपर। तो सोलर सिस्टम प्रोटोसन और इंट्रूडिंग स्टार से मिलकर बना, ठीक है। उसके बाद प्रोटोसन एक हॉट गैसियस बॉडी थी, राइट। उसके बाद इंट्रूडिंग स्टार जो था वो काफी भारी था, इट वाज मच हेवियर, पावरफुल एंड लार्ज साइज कंपेयर टू द प्रोटोसन, इट पास नियर टू द सन, सन के बहुत करीब से गुजरा, और एक बहुत बड़ा इंपैक्ट हुआ इसके पास से गुजरने का, किसने? ग्रेविटेशनल पुल अप्लाई करी। ग्रेविटेशनल पुल अप्लाई करने से सन के अराउंड जो पार्टिकल्स वो निकलते चले गए, और निकलते चले गए प्लैनेट्स बने। वो कैसे बने? मैकेनिज्म देखते हैं। तो गाइस ये आप नोट कर लीजिएगा बाद में, पहले बात मैं आपको समझा देता हूँ ये सब कैसे हुआ होगा। तो मानते हैं कि हमारे पास एक सन था, दिस वाज द प्रोटोसन, ओके, एंड इंक्लूडिंग स्टार कहीं हम देखते हैं, इसको काम करते हैं, प्रोटोसन को यहाँ बनाते हैं थोड़ा सा, जस्ट मिनट गाइस, एक मिनट दीजिएगा आप मुझे, फिर हम कंटिन्यू करते हैं। ओके गाइस, तो बात करते हैं यहाँ पे, हम बात कर रहे हैं कि ये जो पूरा एनालिसिस है ये कैसे हुआ। तो देखिए हमारे पास एक प्रोटोसन था, प्रोटोसन का पोजीशन कहीं यहाँ पे था, दिस वाज द प्रोटोसन, दिस इज द पोजीशन, और ये इंक्लूडिंग स्टार कहीं यहाँ से निकल के आ रहा था, दिस वाज द इंक्लूडिंग स्टार, घुसपैठिया स्टार, दिस वाज द इंक्लूडिंग स्टार। सो प्रोटोसन वाज हियर, इंक्लूडिंग स्टार वाज हियर, ठीक है, प्रोटोसन वाज हियर, इंक्लूडिंग स्टार वाज हियर। मेरा साउंड आ रहा है सभी को? माय आई एम ऑडिबल? ठीक है, तो आई होप आई एम ऑडिबल। तो इंक्लूडिंग स्टार सन के ऊपर ना ग्रेविटेशनल फोर्स लगाता है, इंक्लूडिंग स्टार सन के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लगाता है इस दिशा में, ठीक है, एफ ग्रेविटेशनल,
तो उस ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से कुछ पार्टिकल्स सन से बाहर आते हैं और जब ये दूर है तो देखिए ध्यान दीजिएगा ग्रेविटेशनल फोर्स का मैं फॉर्मूला एक बार फिर से लिखा हूं ताकि आप लोग इसमें ये देख पाएं कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो बढ़ती कब है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। जितना ज्यादा डिस्टेंस दूर होगा उतनी फोर्स कम होगी, जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा उतनी ही फोर्स कम होगी। ओके, तो जितना दूर होगा ना दो प्लैनेट दो बॉडीज उतनी ग्रेविटेशनल फोर्स कम होगी। तो जब ये इंट्रोडिंग स्टार बहुत दूर था सन से तो ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा था, सन से खींचा रहा बट कम लगी थी। जब कम लगी थी तो कुछ छोटी सी बॉडी बाहर आई, सारे पार्टिकल्स आए, सभी पार्टिकल्स एक्रीशन होकर बाहर आए और बाहर होकर एक्रीशन हुआ, छोटे से प्लैनेट्स के फॉर्मेशन हुए। तो सबसे पहले जो फॉर्मेशन हुआ वो बहुत ही स्मॉल साइज प्लैनेट का हुआ। उसके बाद जब थोड़ा और पास आया, जब इस पोजीशन से ये इस पोजीशन पे पहुंचा तो ये डिस्टेंस कम हुआ। जब ये डिस्टेंस कम हुआ तो फोर्स बढ़ गई, जब ये डिस्टेंस कम होगा तो फोर्स क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो जब ये और ज्यादा इसके पास आया, जब ये जो इंट्रोडिंग स्टार था इसकी पोजीशन यहां से यहां आ गई तो इसने एक प्लैनेट को और बाहर की तरफ निकाला। तो ये जो प्लैनेट था इस तरफ पहुंच गया, थोड़ा सा आगे की तरफ, इसके बियॉन्ड एक थोड़ा इससे बड़े साइज का प्लैनेट निकला। बड़े साइज का प्लैनेट क्यों निकला? क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स बढ़ गई। तो अगर ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा होगी, अगर ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा होगी तो ज्यादा खिंचाव आएगा, ज्यादा पार्टिकल्स बाहर निकलेंगे। तो हायर द ग्रेविटेशनल फोर्स मोर पार्टिकल्स। ध्यान से समझिएगा सभी लोग, मोर पार्टिकल्स, अगर ज्यादा पार्टिकल निकलेंगे, ज्यादा लड्डू में बहुत सारी बूंदी अगर लेके स्वीट्स वाला बनाएगा तो लड्डू का साइज क्या होगा, बड़ा होगा। ठीक है, मोर पार्टिकल्स बिग साइज प्लैनेट, बिग साइज प्लैनेट, बड़े साइज का प्लैनेट जो है वो डेवलप होगा, बड़े साइज का प्लैनेट जो है वो डेवलप होगा। तो इससे ये हुआ कि जैसे जैसे ये प्लैनेट की पोजीशन इसके जैसे जैसे इंट्रोडिंग स्टार पास आता चला गया प्रोटोसन के, वैसे वैसे यहाँ से जो छोटे साइज का था वो और आगे चला गया, थोड़े से बड़े साइज का और निकला, थोड़े से बड़े साइज का फिर और बड़े साइज का निकला। ऐसे करते करते जब ये अल्टीमेटली एक सेंट्रल पोजीशन पे पहुंचा, सेंट्रल पोजीशन पे पहुंचा, ठीक है, जब सन के सबसे करीब आ गया, सबसे नियरेस्ट पोजीशन पे जब ये पहुंच गया तो उस नियरेस्ट पोजीशन की अगर बात करूं, सबसे नियरेस्ट पोजीशन पहुंच गया तो उस नियरेस्ट पोजीशन पे इसने सबसे बड़े प्लैनेट का फॉर्मेशन किया, इसने सबसे बड़े प्लैनेट का फॉर्मेशन किया जो आप सेंटर पे देख सकते हैं। करते करते जब ये अपनी लास्ट पोजीशन पे पहुंच गया, कहीं बहुत दूर जब ये जाने वाला था, तो ये वाली पोजीशन भी क्या है, एक्सट्रीम। एक्सट्रीम का मतलब क्या है, काफी दूर। ये भी क्या है, एक्सट्रीम, ये भी काफी दूर है। ठीक है, तो लेकिन जब ये अल्टीमेटली यहां पहुंचा तो जब ये मैक्सिमम, जब ये कम डिस्टेंस पे था तो ये फोर्स क्या थी, मैक्सिमम। तो यहाँ पे सबसे बड़े साइज का प्लैनेट निकला, लेकिन जब ये दूर जाना शुरू हो गया तो डिस्टेंस बढ़ना शुरू हो गया। जब दूर जाना शुरू हो गया तो डिस्टेंस बढ़ना शुरू हो गया, डिस्टेंस बढ़ना शुरू होगा तो डिस्टेंस भी बढ़ना शुरू होगा तो फोर्स की वैल्यू कम होनी शुरू हो जाएगी। ओके, एंड जब फोर्स की वैल्यू कम हो जाएगी तो प्लैनेट का साइज छोटा होना शुरू हो जाएगा। जब दूर चला गया तो आखिरी छोटा प्लैनेट और निकला एंड से बस। तो अल्टीमेटली जो ओवरऑल फॉर्मेशन था सोलर सिस्टम का वो इस टाइप का फॉर्म हुआ। तो यही तो है हमारे सोलर सिस्टम का साइज, यही तो है हमारे सोलर सिस्टम का साइज। तो सोलर सिस्टम का जो तरीका है बनने का, मैकेनिज्म ऑफ फॉर्मेशन, तो दिस इज हाउ द एंटायर planet formation happened. This is how the entire planet formation happened. देखिए दिखाता हूं आपको. This is the way. See, when the star was here at the extreme position. Okay, when the star was here extreme position, तो यहाँ से planet निकलने start हुआ. Ultimately जो आपका solar system है, complete solar system आपका इस तरीके से निकल गया. This was the complete solar system. तो ये star जो है, ये ultimately अपनी जगह पे, this was the end position of the star. End position कह लीजिए या distant position. Distant मतलब दूर. Distant position. काफी दूरी पे चला गया तो आखिरी छोटा प्लैनेट इसने निकाला यहाँ से. ओके, आखिरी इसने निकाला. ठीक है. सो इसका मतलब ये हुआ कि सन से कुछ चीजें निकलती चली गई और वो ठंडी होती चली गई. और ठंडी हुई तो वहां पे क्या है, अब है मजेदार चीज समझने वाली. ठीक है, बिग साइज प्लैनेट एंड स्मॉल साइज प्लैनेट. ठीक, तो हम मैकेनिज्म की बात करें बच्चों, मैकेनिज्म के बारे में मैं डिस्कस करूंगा, शांति से सुनते जाइए, बिल्कुल कमेंट्स में छोड़ दीजिए, सब कुछ चीजें छोड़ दो, कुछ कमेंट नहीं करेगा. तो पॉइंट इज कि अल्टीमेटली जो हमारा सोलर सिस्टम डेवलप हुआ, अल्टीमेटली जो हमारा सोलर सिस्टम डेवलप हुआ, तो वो डेवलपमेंट जो हुई सोलर सिस्टम की कुछ इस टाइप से डेवलप हुआ. राइट, like the solar system got developed. So these planets have different sizes. These planets have different size. These planets have different sizes. Some planets are of big size. Some planets are of small size. Some planets are of big size. Some planets are small size. Small size, big size. Right. So एनालिसिस थोड़ा सा रखिए. ठीक है. तो पॉइंट इसकी जो डिफरेंट साइज के प्लैनेट थे, इसमें जो स्मॉल प्लैनेट थे, स्मॉल प्लैनेट, दोनों प्लैनेट दिखा रहा हूं आपको, बहुत ध्यान समझिए. ठीक है, ये दो तरह के प्लैनेट्स हैं हमारे पास. वी हैव टू टाइप ऑफ प्लैनेट्स. राइट. तो देखिए, ये एक प्लैनेट है और ये बड़े साइज का प्लैनेट है. जो एक बड़ा लिए छोटा लिए. तो स्मॉल साइज के प्लैनेट में क्या था, जो नंबर ऑफ लेयर्स थी वो बहुत कम थी. बड़े साइज के प्लैनेट में क्या था, जो नंबर ऑफ प्लैनेट्स, नंबर ऑफ लेयर्स थी वो क्या थी, बहुत ही ज्यादा थी. ये ना लेयर बाय लेयर बन रहे थे प्लैनेट्स. ओके, तो लेयर बाय लेयर जब प्लैनेट्स बन रहे थे तो देखिए क्या हुआ, तो इसमें नंबर ऑफ लेयर्स वर लेस, लेसर नंबर ऑफ लेयर्स, लेसर नंबर ऑफ लेयर्स. तो जब नंबर ऑफ लेयर कम होगी तो इजीली ठंडी हो जाएंगी, क्योंकि पहले टॉप लेयर से हीट निकलेगी, फिर नीचे वाली लेयर से निकलेगी, फिर नीचे वाली लेयर से निकलेगी, तो हीट इजीली निकल जाती है. तो जब नंबर ऑफ लेयर कम होती है, लेसर नंबर ऑफ लेयर, हीट रिमूवल जो होता है, हीट रिमूवल इज वेरी इजी, वेरी फास्ट. हीट रिमूवल इज फास्ट, हीट रिमूवल इज इजी, हीट रिमूवल इज फास्ट, हीट रिमूवल इज इजी. मतलब इमीडिएटली सॉलिड में कन्वर्ट हो जाते हैं. जो प्लैनेट्स थे इमीडिएटली पहले गैसेस फॉर्म में निकल रहे थे और धीरे धीरे ठंडे होते हैं अपनी पोजीशन पे. तो गैस फॉर्म में निकल रहे थे ना, गैसेस अट्रैक्ट हुई थी और जब गैस के गोले बन के निकल रहे थे तो इमीडिएटली ठंडे होते हैं. जब ठंडे होंगे सॉलिड बन जाएंगे. तो छोटे प्लैनेट जल्दी सॉलिड बन गए. जो बड़े प्लैनेट थे यहाँ पे गैस था. कैसे गैस था, यहाँ पे मोर नंबर ऑफ लेयर्स थी, मोर नंबर ऑफ लेयर्स, मोर नंबर ऑफ लेयर्स. तो यहाँ पे हीट रिमूवल फास्ट था, इजी था. तो यहाँ पे फास्ट सॉलिडिफिकेशन था. सॉलिडिफिकेशन मतलब सॉलिड होना, ठंडा होना. बहुत सॉलिडिफिकेशन, जल्दी से सॉलिड बन रहे थे, जल्दी सॉलिड बनना. जबकि यहाँ पे मोर नंबर ऑफ लेयर्स, ज्यादा नंबर ऑफ लेयर्स थी. स्लो कूलिंग. स्लो कूलिंग क्यों था, बिकॉज ऑफ स्लो हीट रिमूवल, बिकॉज ऑफ स्लो हीट रिमूवल. धीरे हीट बाहर की तरफ निकल रही थी, ज्यादा लेयर्स थी इसके अंदर, बहुत ज्यादा. अब जब ये नंबर ऑफ लेयर्स ज्यादा थी, कूलिंग स्लो थी, इसकी वजह से क्या हुआ था, ये अगर धीरे धीरे ठंडे होंगे तो मैक्सिमम टाइम गैस रहेंगे और बहुत ज्यादा टाइम लगेगा इनको सॉलिड बनने में. तो दे वर टेकिंग मोर टाइम टू सॉलिडिफाई, मोर टाइम टू सॉलिडिफाई. ध्यान सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आने वाला है. तो बड़े प्लैनेट्स अगर सॉलिडिफाई होने में टाइम लगाएंगे तो बड़े प्लैनेट के ऊपर इंक्लूडिंग स्टार कमाल कर सकता है. ध्यान से देखो, ध्यान से देखो इस वाले फिगर में. ये जो बड़ा प्लैनेट है, ये जो बड़ा प्लैनेट है, ये टाइम लगा रहा है बच्चों ठंडा होने में. अगर जल्दी ठंडा हो गया, बर्फ जम गई जल्दी, तब तो कोई इसका पानी छीन नहीं सकता. जिसके अराउंड बर्फ जम गई, जो पानी बर्फ में बन गया उसे कोई छीन नहीं सकता क्योंकि सॉलिड हो गया. लेकिन जो पानी बर्फ में नहीं तब्दील हुआ, उस पानी को तो हम गिरा सकते हैं उल्टा करके, उसको हम पानी को छीन सकते हैं, उड़ा सकते हैं. लेकिन जो बर्फ बन गया वो सॉलिड हो गया. ये सब सॉलिड बन गए. छोटे वाले, बड़ा वाला अभी भी क्या था, बड़ा वाला अभी भी थोड़ा गैस थी इसके आसपास. तो ये इंक्लूडिंग स्टार कह रहा है कि मैं भले ही दूर हूं, भले ही सन से एक्स्ट्रा ना खींच पाऊं कुछ भी, लेकिन मैं तुम लोगों से तो एक्स्ट्रा खींच सकता हूं ना. तुम लोगों पे मेरा जो टेरर है वो अभी भी
कायम है। तो छोटे वालों ने बोला कि सर हम हमारा तो कुछ नहीं कर सकते आप, क्योंकि हम बहुत जल्दी ठंडे हुए हैं, हम बहुत जल्दी ठंडे हुए हैं। ये छोटे वालों ने बोला मैं भी और ये भी हम लोग तो जल्दी ठंडे हुए हैं सर, वी आर बिकमिंग कूल वेरी फास्ट। मरकरी वीनस अर्थ अर्थ से बड़ा मरकरी वीनस, उन्होंने बोला हम बहुत जल्दी ठंडे हुए हैं। लेकिन जब जुपिटर और सैटर्न की बारी आई, जुपिटर और सैटर्न की बारी आई, जुपिटर सैटर्न बोल तो पाए नहीं कि हम जल्दी ठंडे हुए हैं, क्योंकि उनकी बहुत सारी इनफाइनाइट लेयर्स थी, वो ठंडा होने में टाइम लेती। तो वो देख रहे थे कि हमारा जो कयामत है वो आ सकती है, क्योंकि हमारे पे असर डालेगा इंट्रूडिंग स्टार। तो वही इंट्रूडिंग स्टार ने कमाल दिखाया। इंट्रूडिंग स्टार ने क्या किया, जो ये प्लैनेट्स थे बड़े वाले, जुपिटर और सैटर्न, ध्यान से देखिएगा, बड़ी बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। तो जो बड़े प्लैनेट्स थे, जुपिटर, पहले जुपिटर की कहानी सुनाऊं आपको मैं। तो जो बड़ा प्लैनेट था जुपिटर, इससे इंट्रूडिंग स्टार क्या था, इंट्रूडिंग स्टार से दूर चला गया था। लेकिन इंट्रूडिंग स्टार भी खींच रहा था इससे, इंट्रूडिंग स्टार भी इससे क्या कर रहा था, ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा था। इंट्रूडिंग स्टार अभी भी इस पे क्या कर रहा था, ग्रेविटेशनल फोर्स के ऊपर लगा रहा था। तो अगर अगर इंट्रूडिंग स्टार के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा था, तो इससे ये ठंडा होने में टाइम लगा था, इसके अराउंड गैसेस मौजूद थी, ये ठंडा होने में टाइम लगा था, इसके अराउंड क्या थी, गैसेस मौजूद थी। तो उन पे भी ग्रेविटेशनल फोर्स लगी। जब उन पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगी, तो वो बाहर की तरफ गैसेस खींचना शुरू हो गई। जब वो बाहर की तरफ गैसेस खींचना शुरू हुई, तो वो बाहर की तरफ खींच गई और बाहर की तरफ एक्रीशन ठंडी हो गई, और वो गैसेस जब ठंडी हुई, तो वो गैसेस बन गई क्या, सैटेलाइट्स। बिल्कुल सही सोचा आप लोगों ने, वो क्या बन गई, सैटेलाइट्स बन गई। तो दिस वाज द इंट्रूडिंग स्टार, दिस वाज द इंट्रूडिंग स्टार वाज पुलिंग, दिस वाज पुटिंग ग्रेविटेशनल पुल अपॉन द जुपिटर। और जब ग्रेविटेशनल पुल था, तो उसकी वजह से क्या हुआ, ये बाहर की तरफ खिंच रहे थे, ये बाहर की तरफ खिंच रहे थे, उसकी वजह से जब बाहर की तरफ खिंचे, तो ग्रेविटेशनल पुल बाय स्टार, देन पुलिंग ऑफ रेसिडुअल, रेसिडुअल मतलब बकाया, पुलिंग ऑफ रेसिडुअल गैसेस ऑफ बिग प्लैनेट, रेसिडुअल गैसेस ऑफ बिग प्लैनेट्स मतलब जुपिटर, सैटर्न। और जब बिग प्लैनेट्स से रेसिडुअल गैसेस निकली, तो दीस गैसेस बिकेम क्लम्प ऑफ द गैसेस, क्लम्प ऑफ द गैसेस, क्लम्प मतलब होता है ग्रुप ऑफ द गैसेस, क्लम्प ऑफ द गैसेस मींस ग्रुप ऑफ द गैसेस। और जब वो ठंडी हो गई, when they condensed and cooled down, when they condensed and cooled down, they led to the formation of satellites. सैटेलाइट्स, इसीलिए बच्चों जान के हैरानी नहीं होनी चाहिए कि जुपिटर और सैटर्न की हाईएस्ट नंबर ऑफ सैटेलाइट्स है, जबकि मरकरी और वीनस की एक भी सैटेलाइट नहीं है। That is why exactly, Prakash Sharma, you are right. Satyajit Dev, Jupiter has too many satellites. Okay, Saturn has also too many satellites. So Saturn, Jupiter दोनों same group में आते हैं, Jupiter, Saturn. So that is why big planets have more number of satellites, whereas small planets have negligible satellite. So इसीलिए जो big planets थे उनकी सैटेलाइट काफी ज्यादा थी। जो बड़े planets थे उनकी सैटेलाइट में डॉट से दिखाओ सैटेलाइट्स। तो जुपिटर के 70 से ज्यादा मून है, सैटर्न के भी 60 से ज्यादा मून है, तो इसीलिए सैटेलाइट्स इनकी बहुत ज्यादा है। ओके गाइस, तो ये तो एक तरीके से इसमें ये हमने देखा। अभी आप नोट करिए, अभी आप समझिए कि इसमें फिर जोग्राफर्स ने उनसे पूछा कि आपके पास एविडेंसेस क्या है। जेम्स डीन से पूछा भाई आपके पास क्या सबूत है, उन्होंने बोला मेरे पास सबूत है कि शेप एंड साइज ऑफ द सोलर सिस्टम, मतलब जो प्लैनेट्स है सोलर सिस्टम में उनका जो शेप एंड साइज है, वो शेप और ऑर्डरिंग अगर आप देखेंगे तो वो बिल्कुल ऐसी ही है। तो शेप एंड ऑर्डरिंग ऑफ प्लैनेट्स, मतलब अगर आप देखेंगे तो स्मॉल साइज एट द एंड्स, बिग साइज एट द मिडल, बीच में बड़ा साइज है और छोटा साइज है एंड्स पे। पहला पॉइंट हो गया शेप एंड ऑर्डरिंग। देन उन्होंने बताया कि सैटेलाइट्स भी ऐसे हैं, नंबर ऑफ सैटेलाइट्स, ठीक है। ऑर्डरिंग एंड अरेंजमेंट ऑफ सैटेलाइट इज आल्सो लाइक दैट। ओके, तो ऑर्डरिंग एंड अरेंजमेंट ऑफ सैटेलाइट्स, ऑर्डरिंग एंड अरेंजमेंट ऑफ सैटेलाइट्स इज आल्सो सेम। जैसे जिस तरीके से प्लैनेट्स हैं अरेंज, वैसे सैटेलाइट्स भी हैं। तीसरा, नंबर ऑफ सैटेलाइट इज मोर फॉर द बिग प्लैनेट्स, नंबर ऑफ सैटेलाइट्स बिग प्लैनेट्स जैसे कि जुपिटर, सैटर्न, इनकी हाईएस्ट नंबर ऑफ सैटेलाइट है, जबकि मरकरी, वीनस, इनकी लीस्ट नंबर ऑफ सैटेलाइट है, लीस्ट या फिर नेग्लिजिबल आप बोल सकते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ सैटेलाइट्स हो गया। देन revolution of the planets, okay, rotation of the planet also like that only. So rotation, revolution is also of similar type of filament। देखिए जो मटेरियल निकला था ना, उसको सिगार शेप फिलामेंट बोला गया था। ये जो मटेरियल मैंने आपको दिखाया है निकला हुआ, दिस इज कॉल्ड अ सिगार शेप फिलामेंट, दिस इज नोन एज सिगार शेप फिलामेंट, सिगार शेप फिलामेंट। और अर्थ के ऊपर बहुत लिमिटेड फोर्स लगा, इसलिए अर्थ का सिर्फ एक ही सैटेलाइट, एक ही मून है। कौन सा है, मून यानी कि चंद्रमा। ओके गाइस, तो पॉइंट ये है कि फिर ऐसा सही में एविडेंस है। चलिए चेक कर लेते हैं, कौन सा एविडेंस। देखिए, लुक एट द शेप एंड साइज ऑफ द सोलर सिस्टम, लुक एट द रियल शेप एंड साइज ऑफ योर सोलर सिस्टम, लुक एट द रियल शेप एंड साइज ऑफ द सोलर सिस्टम। कुछ इसी तरीके का है सिगार शेप, ठीक है। और सभी की डायरेक्शन ऑलमोस्ट सेम है, एक्सेप्ट अगर बात करेंगे यहाँ पे, देखिए वीनस को छोड़ दीजिए, वीनस क्लॉकवाइज घूम रहा है, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो मोस्टली जो प्लैनेट्स का रोटेशन है वो एंटी क्लॉकवाइज है। ये भी एंटी क्लॉकवाइज, अर्थ भी एंटी क्लॉकवाइज मतलब वेस्ट से लेके ईस्ट का रोटेशन है, लाइक दिस आल्सो, ठीक है। ये भी बस ये प्लूटो उल्टा है, यूरेनस थोड़ा अलग है, बाकी सबका ऑलमोस्ट सेम है, ऑलमोस्ट सबका क्या है, सेम है, ठीक है। लाइक दिस रोटेशन इज क्लियर। सिमिलरली सैटेलाइट्स की रोटेशन ऐसे है, जुपिटर के अराउंड, सैटर्न के अराउंड सैटेलाइट्स वो भी इस तरीके से घूम रहे हैं, दे आर आल्सो लाइक दिस। और फिर उनसे अगला सवाल किया गया कि फिर ये जो प्लैनेट्स है वो इंक्लाइन क्यों है, क्योंकि ये जो था ना ये भी इंक्लाइन था। अगर मेरा हैंड स्ट्रेट है तो ये स्ट्रेट नहीं था, फिलामेंट भी इंक्लाइन था, फिलामेंट वाज आल्सो इंक्लाइन, फिलामेंट इंक्लाइन था तो प्लैनेट्स भी इंक्लाइन ही बने हैं। प्लैनेट्स का जो ओरिएंटेशन था फिलामेंट का, ये भी तरीके से क्या था, इंक्लाइन, मतलब फिलामेंट अगर स्ट्रेट देखें, देखिए प्लैनेट्स अब देखिए ये प्लैनेट्स आपको इस डायरेक्शन में इंक्लाइन दिख रहे हैं, तो प्लैनेट का इंक्लिनेशन है क्यों बना, क्योंकि जो फिलामेंट था वो भी एक लाइन, मतलब ये बोट है ना, ये बोट जो आप ऐसे सीधी देख रहे हैं, दिस इज द बोट। इसको साइड से देखेंगे तो फिलामेंट ऐसे नजर आएगा, टॉप से देखेंगे दिस इज द साइड व्यू, दिस इज द साइड व्यू। अगर टॉप से देखेंगे तो ऐसे नजर आएगा, दिस इज द फिलामेंट, ठीक है। कोई नाव की नाव, बोट को ऊपर से देखेंगे तो बोट ऐसे नजर आती है, लाइक दिस, दिस इज द टॉप व्यू, दिस इज द टॉप व्यू, दिस इज द साइड व्यू।
ठीक है, तो थोड़ा सा जो ये जो साइड व्यू था ना, ये थोड़ा सा इस तरीके से ऐसे है, ये थोड़ा सा इंक्लाइन सा टेढ़ा था। अगर ये थोड़ा सा इंक्लाइन होगा तो सभी प्लैनेट्स भी क्या हो जाएंगे, इंक्लाइन। ठीक है, तो इंक्लिनेशन क्यों हुआ, क्योंकि पूरा पूरा फिलामेंट ही इंक्लाइन था, द होल फिलामेंट वाज लिटिल बिट इंक्लाइन, तो इंक्लाइन था तो इसलिए प्लैनेट्स भी क्या बने, सारे इंक्लाइन बने, इंक्लिनेशन प्लैनेट्स का एक तरफ आ गया, सैटेलाइट्स भी इंक्लाइन कुछ कुछ है, तो इसी वजह से ओरिएंटेशन सबका कैसा हो गया, इंक्लाइन हो गया, राइट। तो इंक्लिनेशन अलाइनमेंट सब इस वजह से टेढ़ा हुआ, क्योंकि ओवरऑल ओवरऑल अगर देखें तो जो फिलामेंट था वही इंक्लाइन था, ओवरऑल उसका साइज ही पूरा कैसा था, पूरे फिलामेंट का साइज जो था वो इंक्लाइन था। तो टाइडल हाइपोथेसिस ने जो बात बताई, उन्होंने ये बोला कि जो हमारे पास एविडेंस है वो कैसे हैं कि इंक्लिनेशन एंड अलाइनमेंट इज आल्सो सेम, इंक्लिनेशन एंड अलाइनमेंट इज आल्सो सेम, इसी तरह का इंक्लिनेशन और अलाइनमेंट जिसका जैसे जैसे सिगार का था वैसे उसी का था। कुछ एक्सेप्शंस हैं जैसे कि वीनस यूरेनस उनको छोड़ दिया उन्होंने, उनको एक्सप्लेन नहीं किया, उन्होंने बोला उनका इंक्लिनेशन बिल्कुल अलग है, क्योंकि फॉर्मेशन के दौरान कुछ उनके साथ ऐसा हुआ कि उनका इंक्लिनेशन बिल्कुल चेंज हो गया, वो बात ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए जेम्स, उन्होंने बोला उसको मैं नहीं एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन बाकी चीजें मोर और लेस 90% प्लैनेट्स उन्होंने बोला कि हां यही है इंक्लिनेशन। ओके, तो गाइस पॉइंट आया ये सारा, तो फिर से क्रिटिक्स आगे क्रिटिक्स देखा कि थ्योरी बन गई है, तो थ्योरी बन गई तो उन्होंने बोला कि ठीक है, अब बात तो ठीक है, आपने थ्योरी तो बना दी, अब उसका कुछ क्रिटिसिज्म भी हो जाए, ठीक है। तो क्रिटिसिज्म करने वाले जो लोग थे उन्होंने अपने क्रिटिसिज्म देना स्टार्ट करे, और अगर क्रिटिसिज्म के बारे में हम लोग बात करें तो देखिए क्रिटिसिज्म में बहुत सारी चीजें बोली गई, और जब बहुत सारी चीजें बोली गई तो उन चीजों के बारे में कुछ चीजें ऐसी सामने आई कि उन्होंने बोला कि भाई ये बताइए कि जो साइज है वो तो ठीक है, क्लोज एनकाउंटर यहाँ कैसे पॉसिबल हो गए, हाउ डिड क्लोज एनकाउंटर्स गॉट पॉसिबल इन दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट्स, ठीक है, इस टाइप के अरेंजमेंट में क्लोज एनकाउंटर कैसे पॉसिबल हो गए, ठीक है, प्रिंसिपल हाइपोथेसिस नहीं है, दिस इज टाइडल हाइपोथेसिस। तो टाइडल हाइपोथेसिस के ही कुछ क्रिटिसिज्म थे कि क्लोज एनकाउंटर एक बहुत ही कम होता है, ऐसा होता नहीं है, फिर भी कैसे हुआ जरा बताइए। एक बात पूछी, इंट्रूडिंग स्टार कौन था भाई, व्हाट वाज द इंट्रूडिंग स्टार, कहां से आया कहां चला गया, कितनी डेंसिटी थी, क्या डेस्टिनी थी, कहां से आया था कहां चला गया, इसके बारे में भी कुछ नहीं बताया। 9 प्लैनेट्स क्यों बने, और कुछ कुछ बहुत होनहार साइंटिस्ट भी थे, उन्होंने कैलकुलेशंस भी करी, जैसे पेरिस की थे, रसल्स थे, ये बड़े बड़े अच्छे लेवल के ज्योग्राफर्स थे, और इन्होंने कुछ कैलकुलेशन करी, उन्होंने कहा हमारी कैलकुलेशन के हिसाब से जो डिस्टेंस है वो 500 से 300 टाइम होना चाहिए था सन के डायमीटर, मतलब जो प्लैनेट है वो इतना दूर होना चाहिए थे कि सन से और डिस्टेंस कंपेयर करें तो प्लैनेट्स का 500 से 300 गुना होना चाहिए था जितना सन का डायमीटर, लेकिन तो बहुत क्लोज है, तो कुछ तो कमी है बताइए। तो इस बात को जेम्स जी ने एक्सप्लेन किया, जेम्स जी ने बोला मुझे ये आइडिया नहीं है, मैंने कैलकुलेशन नहीं करी, आप लोगों ने कैलकुलेशन करी होंगी, और कि उन्होंने बोला कि भाई कैसे ये कंडेंस हो गए, कंडेंसेशन कैसे हुआ ये बताइए, फिक्स नंबर ऑफ प्लैनेट्स क्यों थे ये भी आप जरा हमको एक्सप्लेन कीजिए, ये सब बातें भी जेम्स जीन जो थे वो नहीं क्लियरली बता पाए, और ये जो क्रिटिसिज्म है क्रिटिसिज्म बन के ही रह गए। तो क्रिटिसिज्म के बारे में बात करें हम लोग, तो सबसे पहले जो चीज थी वो थी क्लोज एनकाउंटर्स, जो क्रिटिक्स ने बताया क्लोज एनकाउंटर्स आर इम्पॉसिबल, ठीक है। उसके बाद एज पर द कैलकुलेशंस ऑफ पेरिस्की, रसल, इनके अकॉर्डिंग, इन सब के अकॉर्डिंग जो डिस्टेंस था प्लैनेट्स का, डिस्टेंस वाज सपोज टू बी 300 से लेकर के 500 टाइम्स सन डायमीटर, सन के डायमीटर के 300 से 500 गुना ये होना चाहिए था, लेकिन था तो नहीं था, ये बात भी उन्होंने बोली। तीसरी बात उन्होंने बोली जो इंट्रूडिंग स्टार था उसके साथ क्या हुआ भाई, इंट्रूडिंग जो स्टार था वो कहां से आया क्या था वो, व्हाट कहां से आया, वेयर, और कहां गया कुछ बताइए, कैसे आया इतना पावरफुल चीज, वो भी नहीं बता पाए। ठीक, फिर उन्होंने पूछा कि भाई ज्यादा प्लैनेट्स क्यों नहीं निकले, 9 प्लैनेट्स क्यों निकले, इसके बारे में जेम्स जी ने बता दिया। जेम्स जी ने बोला कि जो डिस्टेंस मेंटेन हुआ वैसे हुआ कि पहले 4 सेंटर पोजीशन पे 1 और फिर बाकी पोजीशन पे 4, तो ये बात जेम्स जी ने पहली बात एक्सप्लेन कर दी थी, बाकी चीजें वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए। तो उन्होंने क्या बताया, उन्होंने बोला पहले यहां तक आने तक 4 प्लैनेट निकल गए, सेंटर पोजीशन पे 1 प्लैनेट आया और फिर 4 प्लैनेट, तो पोजीशनिंग कैसे हुई इंक्लूडिंग स्टार की 4 4 8 और 1 9, वो लोग कहते हैं कि हम थोड़ा बहुत करने से ज्यादा लेकिन ज्यादा नहीं, लेकिन इस थ्योरी ने बहुत सारी चीजें ओपन कर दी, और वो लोग कुछ क्रिटिसिज्म के हमेशा होंगे, लेकिन मैक्सिमम चीजें थ्योरी क्या थी करेक्ट थी, सोलर सिस्टम का फॉर्मेशन कैसे हुआ, सोलर सिस्टम का फॉर्मेशन कुछ इस तरीके से हुआ। तो ये कुछ बेसिक डिस्कशन हमने करी ओवरऑल थ्योरी के बारे में, इसका नाम है टाइडल हाइपोथेसिस। चलिए गाइस, और से नोट कर लीजिए फटाफट से, ये असम्पशंस है। गाइस प्लीज लेट मी नो अगर आपका ये वाला पार्ट हो गया तो मुझे बताते रहिए सभी लोग कि नोट हो गया है तो बताते चलिएगा, मैं थोड़ा सा इसको फिर आगे बढ़ाता रहूंगा। सन प्लैनेट्स को अट्रैक्ट किया आयुष, तभी तो सन के साथ प्लैनेट टिके हुए हैं, सन के साथ सोलर सिस्टम प्लैनेट्स टिके हुए हैं, ठीक है। डन, ठीक है, नेक्स्ट करिए। आपके सामने विक्रम बिल्कुल साइंटिफिकली प्रूवन क्या है, जितनी चीजें इसमें बताई हैं वो सब हमारे सामने ही है। ओके, तो ये हो गया, दिस पार्ट इज आल्सो ओवर, दिस पार्ट। देखिए इसका रिंग्स जो है वो हम आगे सोलर सिस्टम आने दीजिए, हम उसमें टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स के बारे में बात करेंगे, जो भी प्लैनेट के बारे में बात करेंगे। रिंग्स तो पहले ऑलमोस्ट सभी के ऊपर थी, बेसिकली रिंग्स ये डस्ट पार्टिकल्स हैं, ये जो रिंग्स हैं ये छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, और ये बहुत सारे छोटे छोटे बॉडीज हैं, टेरेस्ट्रियल बॉडीज, ये रेजिडुअल बॉडीज हैं, जो इंपैक्ट था इस वजह से जो बची हुई बॉडीज है वो हैं। तो बाकी जगहों पे जहां पे सन के क्लोज है जो प्लैनेट्स टेरेस्ट्रियल, वो रिंग्स उड़ गई, सन की जो लेयर्स आई, सन के ऊपर से जो सोलर फ्लेयर्स आई उन्होंने उड़ा दिया बाकी जगहों पे जो सन के करीब है, लेकिन जो सन से दूर है उनके ऊपर रिंग्स हमको मिलती हैं, ठीक है। ओके गाइस, चलिए आगे बढ़ते हैं, ये जल्दी से स्लाइड नोट कर लीजिए। देखिए बिग बैंग थ्योरी और है, उसे कंप्लीट करके फिर मैं डाउट्स लूंगा, जितना जल्दी नोट करेंगे उतना जल्दी आई विल मूव टू डाउट्स। शैल वी थोड़ा सब्र रखें,
एस्टेरॉइड बेल्ट्स क्या होती है, एस्टेरॉइड्स क्या होते हैं, ऑल दोस थिंग्स विल कम इनटू पिक्चर। एस्टेरॉइड बेल्ट्स भी ऐसे ही डेवलप हुई कि कुछ जगह पे जो छोटे-छोटे पार्टिकल्स थे दे गॉट कंसंट्रेटेड रॉकी रीजन्स, तो वहां पे वो पार्टिकल्स कंसंट्रेट रहे, ना उनको ग्रेविटेशन फोर्स खींच पाई, ना उनको बाहर भगा पाई कोई और फोर्स, तो वहीं पे टिक गए, और वो बेल्ट बन गया एस्टेरॉइड बेल्ट बिटवीन जुपिटर एंड मार्स। प्रोटोसन पुराना जिसमें बहुत सारी चीजें निकल गई उत्सव, करंट सन छोटा, प्रोटोसन बहुत बड़ा था, उसमें से काफी चीजें निकल गई हैं, अभी जो सन बचा है वो रेसिडुअल सन है, बचा हुआ सन बकाया सन। डन। ओके गाइस, सुपर। चलिए एविडेंसेस भी नोट कर लीजिए जल्दी से, फास्ट लिखने वाले बच्चों। क्लोज एनकाउंटर का मतलब होता है गुड को मार्सिंग पास से निकलना। सोलर सिस्टम में और यूनिवर्स में कई लाख किलोमीटर भी पास से निकलना होता है, कई हजार किलोमीटर पास से निकलना होता है, मतलब ऐसी चीजों वहां पे फोर्स लगा मतलब पास से निकल गई, ऐसे क्लोज एनकाउंटर नहीं होते। राहुल मौर्य क्लास में ध्यान दीजिए, न्यूज पे मत ध्यान दीजिए, खास तौर पे ऐसे जो स्कैंडल्स खबरें होती हैं। डन। क्लम्प मतलब ग्रुप। प्रिंस कुमार बिकॉज एंटायर फिलामेंट, पूरा फिलामेंट ही झुका हुआ था, इस वजह से सारे प्लैनेट भी इंक्लाइंड आए हैं। ठीक है गाइस, हो गया सभी का। ओके गाइस, ये हमने एविडेंसेस देखे, ये क्रिटिसिज्म है, दिस इज क्रिटिसिज्म। फिलामेंट मतलब होता है सिंपल एक छोटा सा लंबा सा ट्यूब टाइप का, सिगार जैसे होता है उस टाइप का फिलामेंट, सिगरेट टाइप का फिलामेंट, स्मॉल। अभिमन्यु पाठक पूरा कंसेप्ट खत्म हो गया, आप पूछ रहे हैं कि बीच में मिडिल में बिग कैसे हुआ, इनिशियली छोटा कैसे हो गया, अभी तक क्लास में कहां थे अभिमन्यु? सिंपल सी बात है, जब यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स दूर है तो कम थी, छोटा निकला, जब ये पास आता गया तो ग्रेविटेशनल फोर्स बड़ी होती गई तो बड़ा प्लैनेट निकला। देखो ध्यान से, मैंने लिखा भी है, ग्रेविटेशनल फोर्स इंक्रीजेस, मोर पार्टिकल, ज्यादा पार्टिकल बनेंगे, बड़े साइज का प्लैनेट बनेगा। जब ज्यादा पार्टिकल आएंगे तो बड़ा साइज होगा, कम पार्टिकल छोटा साइज, ज्यादा पार्टिकल बड़ा साइज, ज्यादा पार्टिकल से बड़ा साइज, कम पार्टिकल छोटा साइज, दिस इज मोर पार्टिकल, दिस इज लेस पार्टिकल्स, सिंपल सा फंडा यार। ठीक है ओके गाइस, ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं, हम बात करेंगे, ये नोट हो गया सभी का डिफरेंट साइजेस, आई होप ये नोट हो गया होगा, एविडेंसेस क्रिटिसिज्म भी हो गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं और चलते हैं बिग बैंग थ्योरी की तरफ। ओके हाँ जी का 300 to 500 टाइम्स डायमीटर, जितना सन का डायमीटर है उससे 300 500 गुना प्लैनेट दूर होने चाहिए, ये सब कैलकुलेशन किसने की? रसल ने पारिस की ने। उन्होंने बोला प्लैनेट बहुत दूर होना चाहिए सन से, लेकिन प्लैनेट बिल्कुल करीब है सन के, सोलर सिस्टम बहुत छोटा सा है, तो उन्होंने बोला ये भी गलत बात, तो जेम्स ने बोला कि इतना कैलकुलेशन मैंने नहीं किया है। आयुष कुमार सिंह ऐसा नहीं है, दे विल नॉट स्टिक, क्योंकि सन की ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ साथ वो घूम भी रहे हैं, उनके ऊपर साइंटिफिक फोर्स भी है, तो साइंटिफिक फोर्स से ग्रेविटेशनल फोर्स क्या करती है, बैलेंस करती है, तो कोई चिपकता नहीं किसी से। ठीक है, तो बिग बैंग थ्योरी को हम लोग एक और नाम से जानते हैं जिसका नाम है एक्सपैंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस। ठीक है, एक्सपैंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस, इसको जो देने वाले थे बेसिकली, बिग बैंग थ्योरी जो है वो एक हाइपोथेसिस है जिसको देने वाले जो थे वो मिस्टर जॉर्ज लेमैयर थे, मिस्टर जॉर्ज लेमैयर। तो मिस्टर जॉर्ज लेमैयर ने थ्योरी दी, और इनकी थ्योरी थी ऑन द बेसिस ऑफ द एविडेंसेस गिवन बाय एडविन हबल, ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंसेस बाय एडविन हबल, जिसका हबल स्पेस टेलीस्कोप भी था। तो इनके टेलीस्कोप ने काफी एविडेंसेस दिए, और इस एविडेंस के अकॉर्डिंग ही इन्होंने बताया कि यूनिवर्स जो है वो एक्सपैंड कर रहा है, यूनिवर्स जो है वो एक्सपैंड कर रहा है, यूनिवर्स इज एक्सपैंडिंग। यूनिवर्स इज एक्सपैंडिंग का मतलब ये नहीं है कि जो प्लैनेट्स हैं उनका साइज बढ़ रहा है, और ये भी नहीं है कि जो स्टार्स हैं उनका नंबर्स बढ़ रहे हैं, उसका मतलब है कि जो दो गैलेक्सीज हैं उनके बीच का डिस्टेंस बढ़ रहा है। हम पढ़ेंगे गैलेक्सी क्या होता है, गैलेक्सी एक अगर यूनिवर्स है तो उसके अंदर गैलेक्सी, गैलेक्सी के अंदर बहुत सारे सोलर सिस्टम है, सोलर सिस्टम के अंदर बहुत सारे प्लैनेट्स हैं, और गैलेक्सी के अंदर भी बहुत सारे प्लैनेट हैं, स्टार हैं, एस्टेरॉइड्स हैं, कॉमेट्स हैं, सब चीजें हैं। तो यूनिवर्स एक्सपैंड कर रहा है, एक्सपैंडिंग मतलब ये है कि जो दो गैलेक्सी के बीच के डिस्टेंसेस हैं, इंटरगैलेक्टिकल, गैलेक्सी के डिस्टेंस को बोलते हैं इंटरगैलेक्टिकल डिस्टेंसेस, इंटरगैलेक्टिकल डिस्टेंसेस आर राइजिंग, इंक्रीजिंग। गैलेक्सीज के बारे में अगर बात बताऊं तो दो गैलेक्सीज अगर हम देखें, अगर एक गैलेक्सी ये है, एक गैलेक्सी ये है, अगर एक गैलेक्सी है तो दो गैलेक्सीज के जो बीच के डिस्टेंसेस हैं वो बढ़ रहे हैं, दो गैलेक्सीज के जो बीच के डिस्टेंसेस हैं वो इंक्रीज कर रहे हैं। तो दिस डी इज द इंटरगैलेक्टिकल डिस्टेंसेस, कैपिटल डी। सो दिस डी वाज इंक्रीजिंग, दिस डी डिस्टेंस वाज इंक्रीजिंग, गैलेक्सीज आर मूविंग अपार्ट, गैलेक्सीज एक दूसरे से दूर भाग रही हैं, ये यूनिवर्स एक्सपैंड हो रहा है। तो गैलेक्सीज का अपना साइज नहीं बढ़ रहा, बट गैलेक्सी के बीच के डिस्टेंसेस जो है वो क्या हो गए, इंक्रीज होते चले जा रहे हैं। गैलेक्सीज के बीच के डिस्टेंस बढ़ते चले जा रहे हैं। ठीक, तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए जॉर्ज लेमैयर ने एविडेंसेस दिए थे, हबल ने, जॉर्ज लेमैयर ने इस हाइपोथेसिस को दिया। जॉर्ज लेमैयर ने कैसे इस हाइपोथेसिस को दिया, तो जॉर्ज लेमैयर ने बताया कि जब पुराने जमाने की बात है, उन्होंने बोला कि बिलियन ईयर्स अगो, ठीक है, जो ओवरऑल यूनिवर्स था, ओवरऑल यूनिवर्स था, यूनिवर्स इनिशियली जो यूनिवर्स था वो इतना बड़ा नहीं था, इनिशियली जो यूनिवर्स था वो इतना बड़ा नहीं था, यूनिवर्स कंसंट्रेटेड था, जमा था, यूनिवर्स वाज कंसंट्रेटेड, कंसंट्रेटेड मतलब जमा हुआ रखा था, किसमें, एक छोटे से एटम में, सिंगुलर एटम, बहुत ही छोटा सा सिंगुलर एटम, एक सिंगुलर एटम में था, और इस सिंगुलर एटम जो था, इस सिंगुलर एटम ये बहुत ज्यादा डेंस था, ऑफ इनफाइनाइट डेंसिटी, सिंगुलर एटम ऑफ इनफाइनाइट डेंसिटी मतलब बहुत ज्यादा डेंसिटी, इनफाइनाइट टेंपरेचर, इनफाइनाइट डेंसिटी, इनफाइनाइट टेंपरेचर, और मिनिमम वॉल्यूम, मिनिमम वेरी स्मॉल वॉल्यूम, बहुत ही छोटा सा, बहुत ही छोटा। तो इनिशियली बिलियन ईयर्स अगो दिस वाज लाइक दिस, बिलियन ईयर्स अगो दिस वाज लाइक दिस, इस तरीके का कुछ हमारे पास था। ठीक है, तो ये बात किसने बताई थी, इट वाज अ टाइनी बॉल, इट वाज अ सिंगुलर एटम, यूनिवर्स वाज कंसंट्रेटेड इन अ सिंगुलर एटम, इट वाज अ टाइनी बॉल, इट वाज अ टाइनी बॉल, व्हाट, बिलियन ईयर्स अगो, बिलियंस ऑफ ईयर्स अगो।
तो फिर हुआ क्या? तो ये जो टाइनी बॉल था, इसके साथ एक इवेंट हुआ, और वो इवेंट कब हुआ? वो इवेंट हुआ एग्जैक्टली 13.7 बिलियन ईयर्स अगो। तो उन्होंने बताया कि एग्जैक्टली 13.7 बिलियन ईयर अगो, इतने साल पहले, एग्जैक्टली 13.7 बिलियन साल पहले, ये जो सिंगुलर एटम था, ये जो टाइनी बॉल थी, जिसमें पूरा यूनिवर्स, टाइनी बॉल यानी छोटा मिनी यूनिवर्स, जिस टाइनी बॉल में यूनिवर्स कंसंट्रेटेड था, ये टाइनी बॉल जो थी, इट गॉट एक्सप्लोडेड वायलेंटली। बहुत ही भयंकर तरीके से, बहुत ही बड़े पैमाने पे ये फटा, एक्सपैंड हुआ, क्योंकि एनर्जी बहुत कंसंट्रेट हो गई थी, और जब बहुत भयंकर तरीके से फटा, स्मॉल वॉल्यूम जिसका था, उस इवेंट को 13.7 बिलियन अगो जब टाइनी बॉल एक्सप्लोड हुआ वायलेंटली, तो उस इवेंट को बोला गया बिग बैंग इवेंट। उस इवेंट का नाम रखा गया बिग बैंग इवेंट। एक बहुत बड़ा बैंग हुआ, एक बहुत बड़ा धमाका हुआ, एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हुआ, और एनर्जी बहुत ज्यादा कंसंट्रेट हो गई, एनर्जी बहुत ज्यादा कंसंट्रेट हो गई, जिसकी वजह से एक बहुत बड़ा धमाका हुआ, एक वायलेंट एक्सप्लोजन हुआ, और वो जो वायलेंट बिग बैंग इवेंट हुआ, उसकी वजह से जो वायलेंट एक्सप्लोजन था, वायलेंट एक्सप्लोजन जो था, दैट लेड टू द एक्सपेंशन ऑफ द यूनिवर्स। एक्सपेंशन मतलब क्या होता है? बड़ा होना। दैट लेड टू द एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स, यूनिवर्स को बड़ा होना, एक्सपेंड। और ये जो एक्सपेंशन है, ये आज तक हो रहा है, इस बात के प्रूफ्स कंटीन्यूअसली मिले हैं, ठीक है? एक्सपेंशन ऑफ द यूनिवर्स व्हिच इज कंटिन्यूइंग टिल प्रेजेंट, कंटिन्यूइंग टिल प्रेजेंट। ये है आपकी बिग बैंग थ्योरी। अब इसमें बोला कि इसके इसके दौरान जो एक्सपेंशन हुआ, तो देखिए जब एक्सपेंशन होता है ना, जो कोई छोटी बात बताता हूँ, जब भी एक्सपेंशन होता है, ये जो चीज है, जब ये एक्सपैंड करती है, जस्ट एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, जब भी एक्सपेंशन होता है, जब भी एक्सपेंशन होता है, तो देखिए जो भी मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, जो भी मॉलिक्यूल्स होते हैं, एक्सपेंशन से पहले वो बहुत क्लोज होते हैं, वो क्लोजली पैक्ड होते हैं। जब एक्सपेंशन होता है तो मॉलिक्यूल्स खुल जाते हैं, दूर दूर जाते हैं, तो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस बढ़ जाता है। जब साइज और बढ़ता है, तो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस और बढ़ता है। एक्सपेंशन जब होता है, तो साइज इंक्रीज होता है, और जब साइज इंक्रीज होता है, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंसेस बढ़ते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंसेस बढ़ते हैं। और जब मॉलिक्यूल्स के बीच का डिस्टेंस बढ़ता है, तो उनके बीच में मुलाकात कम होती है। यहाँ पर मुलाकात ज्यादा हुई है, यहाँ फ्रिक्शन ज्यादा, हीट ज्यादा है। यहाँ पे अगर देखेंगे तो यहाँ पे फ्रिक्शन ज्यादा है, क्योंकि बहुत बार मिलेंगे दूसरे से, फ्रिक्शन इज हाई। यहाँ पे फ्रिक्शन हाई है तो टेम्परेचर हाई है, क्योंकि हीट बहुत ज्यादा है, क्योंकि ऊपर एरो का मतलब ज्यादा, फ्रिक्शन ज्यादा, टेम्परेचर ज्यादा, हीट ज्यादा। जबकि यहाँ की बात करेंगे तो यहाँ पे फ्रिक्शन कम, यहाँ पे फ्रिक्शन क्या है? कम। यहाँ पे टेम्परेचर क्या होगा? कम। तो जब एक्सपेंशन होता है तो कूलिंग होती है। एक्सपेंशन जब होगा तो कूलिंग होगी, और जब कूलिंग होगी तो यही यही चीज इस इवेंट के बाद हुई। तो लगभग लगभग 3 लाख साल बाद, आफ्टर 3 लाख ईयर्स फ्रॉम बिग बैंग, जो बिग बैंग इवेंट हुआ, जो बिग बैंग इवेंट हुआ, उसके 3 लाख साल बाद क्या हुआ? जो टेम्परेचर था, जो इनफाइनाइट मतलब कई बिलियन डिग्री सेल्सियस रहा होगा, वो टेम्परेचर ड्रॉप हो गया। टेम्परेचर ड्रॉप्ड टू 4500 केल्विन। टेम्परेचर 4500 केल्विन के आसपास आ गया, और यूनिवर्स केप्ट ऑन एक्सपेंडिंग, यूनिवर्स केप्ट ऑन एक्सपेंडिंग। और जब यूनिवर्स में एक्सपेंशन होने लगा, तो उसके बाद स्टार्स, प्लैनेट्स, अलग अलग टाइप की चीजें यूनिवर्स में बनने लगी। तो यूनिवर्स में स्टार फॉर्मेशन, ये हम पढ़ेंगे कैसे होता है, गैलेक्सीज, प्लैनेट्स, जो हमने देखा भी कैसे बनते हैं, लाइक एस्टेरॉइड्स, कॉमेट्स, ओके, मीटियोर्स, ये सब चीजें आती गई, राइट? तो इस तरीके से बिग बैंग थ्योरी। अब बात करते हैं बिग बैंग थ्योरी के एविडेंसेस क्या थे, क्या क्या सबूत थे। ओके, बिग बैंग थ्योरी के जो एविडेंसेस थे वो क्या थे? तो सबसे इंपॉर्टेंट बात हम करने जा रहे हैं कि बिग बैंग थ्योरी के सबूत क्या थे। ये थ्योरी इतनी ज्यादा मान्य क्यों है? क्यों इस थ्योरी पर इतना भरोसा किया जाता है, विश्वास किया जाता है? ओके, ये क्यों इतने ज्यादा लोगों को दिल जीत लिया बिग बैंग थ्योरी में, क्या रीजन है? ओके, तो देखिए अगर बात करें बिग बैंग थ्योरी के बारे में, तो एक तो सबसे पहले तो हबल थे। हबल ने क्या किया? जो उनका स्पेस टेलीस्कोप था, जो टेलीस्कोप था हबल का, उससे इन्होंने जो भी डिस्टेंसेस थे, ठीक है, स्टार्स के, प्लैनेट्स के, इनको नोट करते चले गए। ठीक है, गैलेक्सी के जो डिस्टेंसेस थे, इंटरगैलेक्टिक डिस्टेंसेस जो थे, तो ही एस्टैब्लिश्ड रिलेशनशिप बिटवीन द गैलेक्टिकल डिस्टेंसेस एंड द स्पीड ऑफ मूवमेंट। तो हबल टेलीस्कोप से उन्होंने कुछ ऑब्जर्वेशंस ली, उन्होंने कुछ ऑब्जर्वेशंस ली, उन ऑब्जर्वेशंस के बेसिस पे उन्होंने एक रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करी। उन्होंने बहुत सारे मॉडल्स डेवलप किए, एक रिलेशनशिप डेवलप की किसके बीच में? जो गैलेक्सी का डिस्टेंस था, गैलेक्सी के बीच के जो डिस्टेंस थे, और जो स्पीड उनकी मूवमेंट की थी, जो स्पीड ऑफ एक्सपेंशन, कितनी तेजी से वो एक्सपैंड हो रहे थे, जो स्पीड ऑफ एक्सपेंशन की कितनी तेजी से वो एक्सपैंड हो रहे थे, उनके बीच का कितना डिस्टेंस था। तो डिस्टेंस है, स्पीड है, टाइम निकल आएगा। टाइम क्या होता है अगर बात करें? स्पीड वेलोसिटी अपॉन टाइम का डिस्टेंस होता है, सिंपल मैथमेटिक्स। तो वेलोसिटी अपॉन टाइम अगर देखें, सॉरी, वेलोसिटी डिस्टेंस अपॉन टाइम, वेलोसिटी इज डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अगर उनके पास डिस्टेंस है और स्पीड है, मतलब अगर यहाँ से मुझे टाइम निकालना है, तो डिस्टेंस बाय वेलोसिटी, अगर मुझे डिस्टेंस है और वेलोसिटी है, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, अगर स्पीड है, वेलोसिटी, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, स्पीड का डिस्टेंस बाय टाइम, जनरल एक हम क्या समझे, तो यहाँ पे टाइम जो है डिस्टेंस बाय स्पीड। उन्होंने ये एक मॉडल डेवलप किया, रिलेशनशिप डेवलप किया। इसके हिसाब से उन्होंने प्रूव किया कि जब उन्होंने ये टाइम कैलकुलेट किया, तो उन्होंने जो आज का साइज देखा, जो आज के डिस्टेंसेस देखे और जो स्पीड देखी, उससे उन्होंने टाइम कैलकुलेट कर लिया। उससे उन्होंने क्या किया? टाइम कैलकुलेट कर लिया। और जब टाइम कैलकुलेट कर लिया, तो टाइम कैलकुलेट करने के बाद तो उन्हें पता लगा कि जो टाइम था, दिस टाइम वाज व्हाट, 13.7 बिलियन ईयर्स, 13.7 बिलियन ईयर्स, राइट? तो ये एक खास बात थी यहाँ पे जो नोट करने वाली थी, जिसके बेसिस पे हबल ने एक बहुत बड़ी खोज की। राइट, तो पहला एविडेंस तो हबल का था, ठीक है, दिस वाज द फर्स्ट एविडेंस कि जब टेलीस्कोप से कुछ ऑब्जर्वेशंस ली, जिसमें उन्होंने एक मॉडल तैयार किया, कुछ रिश्ता बनाया किसके बीच का, गैलेक्सी के डिस्टेंस के। गैलेक्सीज अगर इनिशियली गैलेक्सीज जो थी वो एक गैलेक्सी यहाँ पे है, कुछ टाइम बाद जब उन्होंने ऑब्जर्व किया लाइक दिस, और ये थोड़ा दूर चली गई थी दूसरे से, ठीक है, तो इनके बीच का जो डिस्टेंस था d, तो दिस वाज d1, दिस वाज d2, तो गैलेक्सी के बीच का डिस्टेंस और कितनी तेजी से वो आगे बढ़ रहा था, कितने टाइम में आगे बढ़ रहा था, वो निकाला।
टाइम जिसको लगा है कि ओवर हो गया आप जा सकते हैं। धन्यवाद, गुड नाइट, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ। क्लास भी चलेगी 10 मिनट। थैंक यू गाइस फॉर बीइंग विद मी। नॉन सीरियस लोग सभी यू कैन लीव द क्लास। तो पहला एविडेंस जो था वो हबल ने दिया। दूसरा एविडेंस जो था, अगर बिग बैंग थ्योरी के बारे में बात करूं, तो द सेकंड एविडेंस ऑफ द बिग बैंग थ्योरी वाज गिवन बाय विल्सन एंड पेंजियास। तो विल्सन और पेंजियास, अगर इन दोनों के बारे में बात करें तो इन्होंने सेकंड एविडेंस दिया था। सेकंड एविडेंस वाज गिवन बाय विल्सन एंड पेंजियास। और ये जो एविडेंस था दिस वाज कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन। इसे बोलते हैं कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन, CMBR। ठीक है, कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन। मिस्टर आबिद, आप यू कैन लीव द क्लास, शायद आपको नींद आ रही है, थक गए हैं। ठीक है, तो विकी डिस्टेंस और स्पीड कैलकुलेट किए गए। स्पीड कैलकुलेट करने का तरीका क्या होता है, गैलेक्टिक पोजीशंस को चेक किया जाता है, कितना टाइम में बदल रही है। ठीक है, एक छोटे लेवल पे, फिर उसके मॉडल तैयार किए जाते हैं, बड़े साल में कितने टाइम पे वो चेंज हुई होंगी। ठीक है, तो पॉइंट ये है सारा, तो कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन विल्सन बेंजियस के ना कुछ उन्होंने अपने एंटीनास लगा रखे थे। उनके पास अपने एंटीनास थे रेडियो सिग्नल कैच करने के लिए, रेडियो सिग्नल कैच करने के लिए। उनके एंटीनास ने ना कुछ रेडिएशंस पकड़ी। बहुत इंटरेस्टिंग बात है, जो उनके एंटीनास थे, ठीक है, उनके जो एंटीनास थे उन्होंने कुछ रेडिएशंस कैच करी, कुछ रेडिएशंस आई थी, उन्होंने कुछ रेडिएशंस को कैच किया। जब उन्होंने इस आर टाइप रेडिएशन को कैच किया तो उनको पहले थोड़ा सा, मैं बात कर रहा हूं 60s की, थोड़ा सा डाउट, उन्होंने बोला कि रेडिएशन हो सकता है कहीं आसपास के किसी कंट्री के किसी एक रीजन से आ रही हो। ये उनको लगा कि ये रेडिएशन बिकॉज ऑफ मूवमेंट ऑफ सम प्लैनेट्स हुई है। फिर जब उन्होंने सही में चेक किया तो जो रेडिएशन थी, ये रेडिएशन ये किसी प्लैनेट की नहीं थी, ना ये किसी एक पर्टिकुलर स्टेशन की थी अर्थ पे। ये रेडिएशन लेफ्ट ओवर रेडिएशन थी, बची हुई रेडिएशन थी। तो दिस रेडिएशन वाज लेफ्ट ओवर, बची हुई रेडिएशन थी। कहां की? जब बिग बैंग हुआ था उस टाइम रेडिएशन उन्होंने कैच की थी। तो लेफ्ट ओवर रेडिएशन ऑफ बिग बैंग इवेंट, मतलब 13.7 बिलियन ईयर्स पुरानी रेडिएशन लेफ्ट ओवर थी, वो इनको मिली। और फिर उस रेडिएशन से उन्होंने क्या किया, इन्होंने फटाक से तुरंत उस रेडिएशन का टेंपरेचर चेक किया। इन्होंने उस रेडिएशन का टेंपरेचर चेक किया। जब इन्होंने टेंपरेचर मेजर किया उस रेडिएशन का, तो इनको टेंपरेचर मिला उस रेडिएशन का बहुत ज्यादा केल्विन में। और केल्विन में मान के चलिए कि इनको लगभग 2.725 केल्विन, मतलब 2.7 केल्विन के आसपास टेंपरेचर मिला। 2.7 केल्विन की अगर बात करेंगे तो ये टेंपरेचर होता है -270 डिग्री सेल्सियस के आसपास, -270 डिग्री सेल्सियस इसके आसपास, इतना कम। जब इन्होंने इस टेंपरेचर को प्रोजेक्ट किया, मॉडल्स तैयार किए, चेक किया, तो इन्होंने पाया कि रेडिएशन का टाइम फ्रेम निकाला इन्होंने, तो देखा 13.7 बिलियन ईयर्स अगो ये रेडिएशन आई थी। और वो रेडिएशन किसकी थी? बिग बैंग रेडिएशन। तो कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन के लिए सैटेलाइट भी लॉन्च की गई, कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड सैटेलाइट, रेडिएशन सैटेलाइट। उसकी मदद से भी हम चेक करते हैं कि कैसे यूनिवर्स जो है वो डेवलप हुआ। ठीक है, तो ये रेडिएशन चेक करके आप देखिए, आप बिलीव नहीं कर पाएंगे, चेक किया तो लोगों को मतलब अलग अलग कॉर्नर से कंट्री के बुलाया, पूछा आपको कैसे पता लगा। इन्होंने मॉडल रखे, इन्होंने प्रूफ दिए, टेंपरेचर बताई, रेडिएशन की स्पीड बताई, और जब वो इतनी पुरानी रेडिएशन इन्होंने उसका स्ट्रक्चर बताया, उसकी वेव्स दिखाई, और जब वो सारा रेडिएशन पैटर्न उन्होंने बताया, तो एवरी कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड वाज कन्विंस्ड यस दिस इज लेफ्ट आउट रेडिएशन। और जब उन्होंने अपने एंटीना में वो चीज देखी तो एवरीबॉडी वाज कन्विंस्ड यस मार्वेलस एंड ब्रिलियंट। सो दिस वाज अनदर प्रूफ, अनदर पोस्टुलेशन, अनदर न्यू डिस्कवरी आफ्टर द हबल स्पेस टेलीस्कोप। ठीक, तो इस तरीके से पूरा ओवरऑल यूनिवर्स जो है वो एक्सपैंड हुआ, और बिग बैंग थ्योरी ने अपना जो पाव है वो बहुत स्ट्रांगली बढ़ा लिए वर्ल्ड के डेवलपमेंट में। देखिए यहाँ पे हुआ था वो एक्सप्लोजन, दिस वाज द प्लेस वेयर द एक्सप्लोजन टुक प्लेस, दिस वाज द प्लेस ऑफ द एक्सप्लोजन, टाइम और प्लेस। इसके बाद धीरे धीरे क्या होता गया, लगभग 3,80,000 साल बाद एक पैटर्न बन गया, फिर डार्क एजेस आई, उसके बाद फिर धीरे गैलेक्सीज बढ़ती हैं, और देख रहे हैं गैलेक्सीज कितनी क्लोज हैं, धीरे गैलेक्सीज खुल रही हैं, और धीरे देखिए गैलेक्सीज के बीच के डिस्टेंसेस क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, और एक टाइम बाद गैलेक्सीज दूर दूर भाग रही हैं, गैलेक्सीज दूर दूर भाग रही हैं। जैसे कि जब इंजन स्टार्ट होता है, तो इंजन स्टार्ट होता है, जेट इंजन स्टार्ट होता है, कोई भी एयरक्राफ्ट स्टार्ट होता है तो पहले एकदम स्मोक निकलता है, यहाँ से एक ब्लास्ट होता है, फिर धीरे धीरे सारे कार्बन पार्टिकल्स दूर भागते हैं, और फिर यहाँ से धुआं निकलता है, फिर आपका एयरक्राफ्ट उड़ना स्टार्ट हो जाता है। उस टाइप से यूनिवर्स भी बना, पहले ब्लास्ट हुआ, दिस वाज द एक्सप्लोजन, इसके बाद फिर धीरे धीरे गैलेक्सीज दूर होती चली गई, दूर होती चली गई। देखिए इसमें जो डार्क एनर्जी है, डार्क चीजें, वो क्या है, ओवरऑल यूनिवर्स में ना आगे 20% ही लाइट मैटर है, जहाँ पे लाइट है, बाकी 70% डार्क मैटर है, उसमें लाइट नहीं है, तो वो चीज़ अभी भी डार्क है, और वो अपने आप में एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है, एक थ्योरी है जिसको मतलब एक पूरी मिस्ट्री है, साइंस इसको भी लोग एक्सप्लोर नहीं कर पाए हैं। ठीक, तो थैंक्स टू दोस रिसर्चर्स हु एक्सप्लेन्ड अबाउट ऑल दोस थिंग्स ऑफ द बिग बैंग थ्योरी। चलिए वापस से नोट कर लीजिए बिग बैंग थ्योरी को, नोट कर लेंगे सभी लोग, फिर हम क्लास आगे बढ़ेंगे। जो लोगों को सोना है वो लोग सो सकते हैं जाके आराम से। ओके गाइस, हो गया है, चलिए आगे नोट कर लीजिए, जल्दी कर लीजिए, फिर क्लास खत्म करते हैं। देखिए एक्सप्लोजन का जो कारण बताते हैं जोग्राफर्स, वो बोलते हैं कि इवन हबल ने भी बताया कि एक्सप्लोजन इसलिए हुआ क्योंकि एनर्जी बहुत ज्यादा कंसंट्रेट हो गई। जैसे बॉम्ब होता है, बॉम्ब में क्या होता है, बहुत ज्यादा प्रेशर बिल्ड होता है, फिर बॉम्ब एक्सप्लोड क्यों होता है, बिकॉज़ एनर्जी बहुत कंसंट्रेट होती है और एनर्जी एकदम एक्सपैंड होती है, तो वही वहां भी हुआ था। कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन, डन। ओके गाइस, ये खत्म कर लीजिए फटाफट से, जो लोग साथ में कर रहे हैं नोट कर लिया होगा, बाकी लोग कर लीजिए। देखिए इस थ्योरी के ना बहुत सारे प्रूफ्स मिल गए, और इस थ्योरी के प्रैक्टिकल प्रूफ मिले, तो क्रिटिक्स उतना कुछ कर नहीं पाए। क्रिटिक्स ने स्टार्टिंग में कोशिश करी थी, जब वो बता रहे थे कि भाई इस थ्योरी में कैसे पॉसिबल है। इनिशियली जब थ्योरी जो जॉर्ज लमायर ने दी है, वो हबल के एविडेंसेस के बेसिस पे थ्योरी थी, और जब थ्योरी एविडेंस के बेसिस पे थी तो कोई क्रिटिक सामने नहीं आ पाया स्ट्रांगली जिसको गलत प्रूव करे। और जब 1960s में और जब रिसेंटली बहुत सारे एविडेंसेस मिल गए गैलेक्सी के दूर दूर जाने के, तो फिर फाइनली उनके छोटे-छोटे क्रिटिसिज्म भी स्मूथन आउट हो गए। ठीक है,
तो देखिए अल्टीमेटली जो थ्योरी है वो बहुत खास क्यों है, क्योंकि ऐसा बोला गया कि पहले जो पूरी एनर्जी थी वो छोटे सिंगुलर एटम टाइनी बॉल में कंसंट्रेटेड थी, और टाइनी बॉल मतलब बिलियन ईयर्स, कई लाख करोड़ साल पहले, कई करोड़ साल पहले जो एक छोटा सा एटम था पूरा यूनिवर्स था, जो आज पूरा देखने एक बड़ा बहुत बड़ा जिसका ब्रह्मांड है, वो छोटे से एटम में कंसंट्रेटेड था, जिसका टेंपरेचर इनफाइनाइट, डेंसिटी इनफाइनाइट, ठीक है, लेकिन वॉल्यूम बहुत छोटा। जब एनर्जी बहुत ज्यादा हो जाती है छोटी सी जगह पे तो जगह फटती है। ये बात तो गीता में भी बोली है और सभी ग्रंथों में बोली हुई है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तथा सदा में। तो ये तो हमारे एक तरीके से माइथोलॉजिकल उसमें बोली, लेकिन अल्टीमेट मीनिंग क्या है, जब भी देयर विल बी extremity of anything then there will be the change, and that change happened here also in the form of explosion, and that explosion led to what, expansion of the universe। और जब यूनिवर्स एक्सपैंड होना शुरू हुआ तो एक्सपैंड होता चला गया। अब जब मैंने देखा कोई चीज बढ़ती है तो उसका साइज बढ़ता है, साइज बढ़ता है तो मॉलिक्यूल का टकराना कम होता है, हीट कम जनरेट होती है, टेंपरेचर कम होता है, कूलिंग होती है। और ऐसे ही जो कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन है, कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन है, वो जब रेडिएशन आई तो उसको देख करके रेडिएशन को पेंजियास और विल्सन ने पता लगाया कि वो जो रेडिएशन थी दैट रेडिएशन वाज लेफ्ट ओवर रेडिएशन ऑफ व्हाट, लॉन्ग बैक 13.7 बिलियन ईयर्स। जब उन्होंने रेडिएशन एनालाइज किया तो उनके खड़े हो गए सबके, ये क्या है, उन्होंने बोला कि लेफ्ट ओवर रेडिएशन है। तो उन्होंने मॉडल से कैलकुलेट किया तो टेंपरेचर तो पता लगा, उसको बैक इंजीनियर किया, रिवर्स इंजीनियरिंग चेक किया तो पता लगा 13.7 बिलियन ईयर्स हो गए। तो दैट प्रूव्ड कि 13.7 बिलियन ईयर्स को कुछ बड़ा इवेंट हुआ जिसमें रेडिएशन निकली और वो बिग बैंग इवेंट हुआ था। ठीक है, एविडेंस वाज गिवन बाय एडविन हबल। यस, नहीं स्टोरी ने प्लैनेट्स के बारे में सच नहीं बताया, स्टोरी ने सिर्फ यूनिवर्स के बारे में बताया। दिस स्टोरी टोल्ड अबाउट यूनिवर्स ओनली। ठीक है, कंसंट्रेटेड पार्टिकल कहां से आया, टाइनी बॉल कहां से आया, ये कुछ नहीं बताया। नथिंग वाज टोल्ड अबाउट इट। ठीक है, नथिंग वाज टोल्ड अबाउट इट, ओनली एनालिसिस वाज कि एक यूनिवर्स पूरा इस तरीके से कंसंट्रेट था, वो कैसे बना प्राइमोर्डियल मैटर, इसके बारे में कोई रिसर्च नहीं बता पाई आज तक। हाउ इट वाज मेड, हाउ यूनिवर्स वाज देयर। इनफैक्ट ये नहीं पता कि जितना पार्ट एक्सपैंड हुआ है ये आगे का, इसके पीछे क्या है। तो ये सिर्फ यहीं पे लाइट है, बाकी 75% या 80% डार्क मैटर है, कंप्लीटली डार्क मैटर। नोबडी नोस अबाउट दैट डार्क मैटर। सो दैट इज व्हाट इज द मिस्ट्री बिहाइंड द यूनिवर्स। यूनिवर्स इतनी बड़ी अपने आप में आज इतना बड़ा कुआ है कि इसके बारे में अभी तक कोई नहीं जान पाया है, राइट, कोई नहीं पता लगा पाया। राइट, चलिए गाइस अच्छे से कॉन्सेप्ट्स को बनाइए। हबल का एविडेंस, अंकुश आप क्यों नहीं समझ पाए, हबल ने क्या किया, गैलेक्सी का डिस्टेंस बढ़ रहा था तो उन्होंने क्या किया, स्पीड को देखा, कितना टाइम में कितना डिस्टेंस बढ़ रहा है, और एक छोटा सा मॉडल तैयार किया और कैलकुलेशन तो नहीं, उन्होंने कहा अगर ये गैलेक्सी इतने देर में इतने दूर जा रही है इतनी स्पीड से तो मतलब गैलेक्सी बहुत पहले इतनी करीब रही होगी, उस कैलकुलेशन से उन्होंने एविडेंस दिया। ठीक है, तो बाबू रेडिएशन फ्रीज कैसे होगा, रेडिएशन कोई पानी थोड़ी ना फ्रीज हो जाएगा, ठंडा होगा, बस रेडिएशन का टेंपरेचर होगा, जैसे एयर का टेंपरेचर कैसा होता है, बहुत ठंडा। ठीक है, थैंक यू ऑल। ब्लैक होल फॉर्मेशन हम लोग कल की क्लास में पढ़ेंगे जब हम स्टार्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है माय डियर, मैप्स तो मैं अभी करने से पहले थोड़ा लेट हो गया, हर क्लास में लेट हो जाता है। साउथ अमेरिका का मैप मैं लेके आया था आप लोग बनाने के लिए, देखिए दीस आर द साउथ अमेरिकन मैप्स। तो आज नहीं, हम कल एक बार ढंग से पढ़ेंगे, कुछ बात डिस्कशन करेंगे साउथ अमेरिकन मैप के बारे में, ऐसे एक मैप कवर कर लेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में तो नहीं करते क्योंकि थोड़ा टाइम चाहिए होगा, थोड़ा आपको दिमाग लगाना होगा, आपका दिमाग अभी लोडेड ना हो, तो इसलिए मैंने नहीं कराया है। ठीक है, जोश इज डाउन, हाउ इज जोश गाइस, जोश डाउन कैसे होगा, अरे इतनी बुरी थ्योरी थी क्या। ज्योग्राफी कैसे लगेगा गाइस, हाउ इज ज्योग्राफी, आज मैं पूछूंगा हाउ इज नॉट हाउ इज जोश, हाउ इज ज्योग्राफी, इट इज इजी और इट इज टफ। हाई कुछ लोग बोल रहे हैं, हाई बाकी लोग लगता है क्लास जिस हो चुके हैं सब लोग। हाई ओके गाइस, थैंक यू, सुपर इजी है ना, किसी मुश्किल तो नहीं लग रही। ओके इट्स इजी, अंडरस्टूड, ओके सुपर। चलिए, अरे इजी मतलब यू पीपल आर वेरी शार्प, व्हाट आई अंडरस्टैंड आपको इजी लग रहा है तो इट वाज बिकॉज़ यू आर वेरी वेरी शार्प, नॉट बिकॉज़ ऑफ मी। नो नो नो, आई एम जस्ट हियर टू नरेट द स्टोरीज इन फ्रंट ऑफ यू। ठीक है, इट वाज इजी बिकॉज़ यू आर एबल टू कैच इट वेरी फास्ट, बिकॉज़ इट्स अ साइंस। अगर नॉट टेक वाले भी साइंस को इतनी इजीली गेन कर रहे हैं तो मतलब आप लोग काफी ज्यादा अच्छे से मतलब दिमाग चला रहे हैं अपना। आई एम हैप्पी कि आप दिमाग चला रहे हैं। कुछ स्पैमर्स हैं जिनको स्लोली स्लोली हम आउट कर देंगे, धीरे धीरे जिनके कमेंट्स ऑफ हो जाएंगे। ठीक है, जो लोग क्लास में से टाइम वेस्ट करते हैं, जनरल लोगों को खराब करते हैं, है ना, बाकी सब लोग अच्छे हैं, वेरी गुड गाइस, बहुत बढ़िया। चलिए अच्छी बात, आपको मजा आया तो मुझे मजा आया। थैंक यू अर्षदा, थैंक यू डियर ऑल। चलिए वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ओके ओके सुपर गाइस, चलिए वेरी गुड, बढ़िया बढ़िया। ओके ओके ओके, सी डार्क एजेस यूनिवर्स जब एक्सपैंड हुआ, जब ब्लास्ट होता है तो सारी जगह पे एकदम रोशनी नहीं आती, कुछ जगहों पे देयर वाज स्टिल अंधेरा, वो टाइम डार्क एजेस, धीरे धीरे वो एक्सपैंड होता है। ठीक है, इनिशियली फास्ट, फिर थोड़ा ज्यादा, फिर स्लो, तो बीच में कुछ डार्क टाइम रहेगा, डार्क एजेस बोलते हैं। ठीक है, यस यस, दोज़ हु हैव गेन्ड एवरीथिंग प्लीज लीव। थैंक यू, गुड नाइट, बाय। देखिए इंक्लिनेशन क्योंकि वो पूरा फिलामेंट इंक्लाइन तो इसलिए इंक्लिनेशन है। ठीक है, हां एंड्रोमेडा गैलेक्सी बेसिकली से बहुत नजदीक है, बिल्कुल सही बात बोली आपने। ओके शुभम, बाय, गुड नाइट। सिगार शेप प्राची लाइक स्मॉल सिगरेट शेप। ओके ओके डियर, थैंक यू शेख। नहीं प्राची, बुक पढ़ने कंपलसरी नहीं है, आप बुक अवॉइड कर दीजिए, सिर्फ नोट पढ़िए। थैंक यू शुभा, बाय। थैंक यू धर्म प्रकाश। इंक्लूडिंग स्टार का ओरिजिन किसी ने नहीं बताया, सुधांशु राठौड़, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। यस मनी, यू आर राइट, बिग बैंग रिक्वायर्ड लॉट ऑफ टाइम। पवन राइट स्टडी से थोड़ा हेल्थ खराब होता है, बट अभी आप छोटे हैं तो कर लीजिए, प्रॉब्लम नहीं है, बट ज्यादा आगे मत करिएगा। ओके गुड नाइट। मनीषा, प्लैनेट्स में हाइपोथेसिस क्या है भाई, एक प्रोटोन है और एक स्टार है, स्टार उसमें फोर्स लगाता है तो वो खींचता है, तो खींचता है तो उसमें प्लैनेट्स कुछ पाउडर निकलता है। ठीक है, पार्टिकल्स निकलते हैं, जुड़ते हैं तो वो लड्डू की तरह प्लैनेट बन जाते हैं। ये तो प्लैनेट्स में हाइपोथेसिस है। सी ग्रेविटी बनी नहीं हमें, उससे ग्रेविटी फोर्स है। ग्रेविटी फोर्स जब लगते हैं, दो लोग आपस में खड़े होते हैं, मैं और आप खड़े, तो हम भी दूसरे पे ग्रेविटी फोर्स लगाते हैं, लेकिन बहुत मिनिमल होती है। ठीक है, यस यस नवीन, गुड नाइट विकी। अभी हम पढ़ेंगे क्लाइमेटोलॉजी में क्लाउड कैसे होता है, प्रोटोन कैसे बना नहीं बताया माधवी किसी ने। ठीक है, भाई जुपिटर एक बड़ा प्लैनेट है, उसकी लेयर्स बहुत सारी हैं, धीरे धीरे ठंडा होता है, उसके आसपास गैसेस थी, जब उन गैसेस पे इंट्रोडिंग स्टार ने पुल लगाया तो वो गैसेस भी कुछ कुछ उसके क्या बन गए, लड्डू बन गए, और लड्डू क्या बन गए, सैटेलाइट्स बन गई। ठीक है, उज्जवल कुमार, बिकॉज प्रेशर, हम पढ़ेंगे चीज आज, कोल का टेंपरेचर ज्यादा क्यों है,
सॉलिड है इनर कोर, आउटर कोर लिक्विड है। सॉलिड इनर कोर सॉलिड बिकॉज़ ऑफ हाई प्रेशर, इट इज नॉट अलाइंग टू मेल्ट, ऑल्दो टेंपरेचर उसकी भी क्या है, अच्छे खासे हाई है। प्रेशर बढ़ने से टेंपरेचर भी बढ़ता है। मोनोकुमारी डिप्रेशन मतलब थोड़ा सा छोटा गड्ढा। अगर बात करेंगे डिप्रेशन की तो ये डिप्रेशन है, और क्रेटर भी कुछ इस टाइप का होता है। दिस इज क्रेटर, तो ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बेसिकली है दोनों डाउन साइड। नो ऐसा नहीं है कि थ्योरीज ट्रू नहीं है, थ्योरीज में कुछ क्रेडिट्स होते हैं, बट चीजें काफी सही थी, तो हर थ्योरी ने कुछ समझाया। ठीक है, नहीं होंगे अभिषेक? हाँ बिल्कुल, सुधांशु राठौड़, थैंक यू भाभी। अनुपम पांडे प्रीलिम्स के लिए आपसे पढ़ लीजिएगा। ज्योति यादव ज्योग्राफी का आपका प्रैक्टिकल एग्जाम है तो सारा पढ़ लीजिएगा, ये तो आपका सिलेबस है, इसमें टिप्स मैं क्या दे पाऊंगा। All theories over, yes. Tomorrow we will start with the solar overall universe, then planet formation, star formation, then we will be studying about little bit solar system के क्या अलग-अलग वो है। Planets के बारे में ज्यादा बात करेंगे क्योंकि वहाँ पे क्वेश्चंस नहीं आते, but I will give you information about the planets over the notes, ठीक है। उसके बियॉन्ड हम आगे बात करेंगे तो हम पढ़ेंगे एस्टेरॉइड्स क्या होते हैं, कॉमेट्स क्या होते हैं, ठीक। और सन क्या है, सन के बारे में डिटेल बात करेंगे। अर्थ कैसे बनी, मून कैसे बना, तो अर्थ कैसे बनी, मून कैसे बना, सन क्या है, उसके बाद यूनिवर्स कैसे बना, स्टार कैसे बनता है, कैसे डेथ होती है स्टार की, इस बारे में बात करेंगे, बेसिक के बारे में। ये सब चीजें then we will land into इंडिकेटर ऑफ द अर्थ, दैट इज जियोमॉर्फोलॉजी। कल हम फिलहाल ये बेसिक चीजें खत्म करके जनरल ज्योग्राफी हम पर्सनल प्रॉब्लम लैंड कर जाएंगे इंडिकेटर ऑफ द अर्थ, सेकंड सेक्शन ऑफ द ज्योग्राफी, दैट इज जियोमॉर्फोलॉजी, ठीक है। टाइडल फोर्स होती है काजल सिंह, टाइडल फोर्स होती है बेसिकली खींचने वाली फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, कोई खींच रहा है टाइडल फोर्स, ठीक है। डेली नोट्स इनफ फॉर मी नगर, ओके आयशा, ओके पाची, नोट सफिशिएंट है, हाँ जी, ओके ऋषिकेश। या संडे एग्जाम विल बी एमसीक्यू, शायद कुछ मेन क्वेश्चन भी आएंगे, सब तैयार कर लीजिएगा। डरिए मत ज्योति, अच्छे से पढ़िए, ऑल द बेस्ट, थैंक यू आयशा। सब पढ़ेंगे, सुपरनोवा क्या होता है, जायंट स्टार क्या होता है, ठीक है, न्यूट्रॉन स्टार क्या होता है, सब हम कल पढ़ेंगे, थोड़ा वेट करिए। ओके मन, हमेशा थोड़ा पढ़िएगा। बिग बैंग थ्योरी में बता चुका हूं इतनी बार। एक छोटा आइटम था, उसमें हाई टेंपरेचर हाई डेंसिटी बहुत कम वॉल्यूम फटता है, पता चल जाता है, एक्सपैंड होता है, तो आज भी एक्सपैंड हो रहा है। कब हुआ था ये? 13.7 बिलियन ईयर्स पहले फटा था जो। फटने से क्या होता है, साइज बढ़ता है, साइज बढ़ता है तो मॉलिक्यूल दूर दूर भागते हैं, मॉलिक्यूल दूर दूर भागते हैं तो उससे क्या होता है, दूर भागने से मॉलिक्यूल्स के उनके बीच में इंटरेक्शन कम हो जाती है। अगर इंटरेक्शन कम हो जाएगी तो फ्रिक्शन कम होगा, हीट कम जनरेट होगी, हीट कम जनरेट होगा, कूलिंग होगा। वही चीज बिग बैंग भी बोलता है। जो हमारा यूनिवर्स का टेंपरेचर है कूल, पहले वो बहुत गर्म था, इनफिनिटी हाई था, वो छोटा था, एक्सपैंड हुआ तो टेंपरेचर बढ़ रहा है। विक्रम बिल्कुल लाइन में नहीं है वो लोग, सिंगल लाइन में नहीं है, प्लैनेट्स अलग अलग है। वो फिलामेंट जो है वो टेढ़ा मेढ़ा है, एक साथ नहीं, प्लैनेट की स्पीड अलग अलग है, ठीक है। ओके ओके डियर, थैंक यू राधिका, थैंक यू शिप्रा। डेली नोट्स हमेशा लिख लीजिए। बताऊंगा सुधांशु राठौड़, कल हम डिस्कस करेंगे जब साउथ अमेरिका का मैप, तो मैं बताऊंगा मैप में क्या क्या पढ़ना है आपको, ठीक है। गुड नाइट, गुड नाइट। चलिए गाइस, तो ठीक है, अब आप लोग कल अपना पढ़ के आइएगा, जो हमने आज रिवाइज किया, जो हमने कर लिया है तक आप रिवाइज कीजिए, और उसके बाद फिर हम लोग आगे की डिस्कस करते हैं, ठीक है। मेगा एटमॉस्फेरिक इवोल्यूशन दो तरीके से हुआ, एक बाहर से एटमॉस्फेयर को खींच लिया गया, एक अंदर से जो गैसेस निकली, वाटर वेपर निकला, कार्बन डाइऑक्साइड निकली, नाइट्रोजन निकली, वो फैल गई, दो तरीके से हुआ, इंटरनल एक्सटर्नल, बस हो गया एटमॉस्फेयर, ठीक है। बोलो वंशिका क्या डाउट आपका? गुड नाइट राधिका। प्राची ऐसे नहीं बता सकते क्या रहेगा, ये तो चीटिंग है, मैं बता दूंगा कि क्या आएगा इसमें तो। ठीक है, चलो ठीक है, अंकिता श्वेता प्रिंस, गुड नाइट प्रियांशु। बड़े वंशिका हम कल पढ़ेंगे इसके बारे में, ठीक है, तो अभी आपका डाउट होल्डेबल नहीं है, ठीक है डियर, ओके 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 मन, थैंक यू। कोमल अभी तो किया है, ओके विकू, गुड नाइट, बाय समीर, बाय सृष्टि, ओके सत्यम। बिग बैंग नहीं हो रहा, एक्सपेंशन हो रहा है आदर्श, फौजदार एक्सपेंशन हो रहा है। कॉस्मिक माइक्रोवेव मींस पुरानी ओल्ड, माइक्रोवेव मींस एक टाइप ऑफ वेव्स होती हैं जो चलती हैं, कभी भी रेडिएशन निकलती हैं, तो यस यस सशंक सौरभ, दे आर सेम। गुड नाइट सस्मिता, गुड नाइट बागमिता, कांक्षा, सत्यम, बाय मनीषा, बाय, गुड नाइट प्रीति, गुड नाइट, शुभ रात्रि डियर, ओके निशा, लेट्स सी, अभी तो टाइम है नहीं ऑप्शन का, बट देखते हैं कब ले सकते हैं, ठीक है। ठीक है देवकांत, थैंक यू, गुड नाइट बबलू, गुड नाइट रश्मि, बाय रिचा, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट। चलिए सभी को मेरी तरफ से गुड नाइट। ओके गाइस, चलिए फिर क्लास भी एंड कर देते हैं, कल फिर हम लोग मिलते हैं दोबारा से। कल की क्लास में नए कॉन्सेप्ट सीखेंगे, स्टार कैसे बने, अर्थ कैसे आई, मून कैसे आया, सन क्या होता है, सन के अंदर कितना टेंपरेचर है, कितनी साइकिल है, अलग अलग फिनोमेना क्या होते हैं, ठीक है। चलिए मैं रखता हूँ, फिर क्लास बंद करता हूँ। थैंक यू थैंक यू थैंक यू ज्योति। मुजम्मिल बशीर, थोड़ी स्पीड मेरे को ये रखनी पड़ती है, तो नेचुरल स्पीड ऐसी है। दूसरा ये कि इतनी स्पीड में नहीं चलूंगा तो आप लोग इतने लेथार्जिक हो जाओगे कि दिमाग बीच रेस्ट ले लोगे, तो वो नहीं चाहता, ठीक है। और ज्योग्राफी इतना बड़ा सब्जेक्ट है कि उसमें स्पीड थोड़ी रखनी पड़ेगी मुझे, ठीक है। थैंक यू डियर, थैंक यू, थैंक्स फॉर कोऑपरेटिंग विद मी, थैंक यू फॉर बीइंग जगह रहने के लिए, धन्यवाद आप सभी लोगों का बहुत बहुत। जो लोग लिख रहे हैं उनको भी धन्यवाद, जो नहीं लिख रहे चुपचाप देख रहे हैं, स्माइल कर रहे हैं, उनको भी धन्यवाद, जो लोग गुस्से में उनको भी धन्यवाद, जिनको बहुत समझ आ रहा है, खुश हो रहे हैं उनको भी धन्यवाद, जो गुस्से में मुझे गंदा बोल रहे हैं उनको भी धन्यवाद, ठीक है। सभी लोगों को थैंक यू कनेक्ट होने के लिए, आप लोग बहुत अच्छे हैं, अच्छे से पढ़ाई करिए, ठीक है। थैंक्स अ लॉट डियर ऑल, तो कल मिलते हैं, ठीक है। और अपना ध्यान रखिए, अच्छे से रहिए और ध्यान से रहिए, पढ़ाई करिए, आप लोग फ्यूचर ऑफिसर्स हो, देश का भविष्य आप ही लोग हो, और देश को आगे बढ़ाना मैं बोलूंगा आपके कंधों पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, तो ईमानदारी से उसे निभाइए। आज और इसी वक्त से ठान लीजिए, ईमानदारी से खाना, ईमानदारी से सोना, ईमानदारी से पढ़ना और ईमानदारी से ही रहना है, ठीक है। और बिल्कुल अगर ऐसे आगे चलेंगे तो लाइफ टाइम आपको कोई नहीं हरा पाएगा, यू विल बी द विनर्स फॉरएवर। आपके साथ कोई रहे ना रहे, एक ऑलमाइटी हमेशा रहेगी, बड़ी शक्ति जो आपको हर जगह पे दिखाई, ये मेरा मानना है, ठीक। चलिए ठीक है, चलिए चलते हैं फिर, थैंक्स अ लॉट, गुड नाइट, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू ऑल, ठीक है। तो ध्यान रखिए सब लोग, बाय बाय, गुड नाइट। तो मैं सेशन एंड करता हूँ, मैं भी थोड़ा रेस्ट करता हूँ, ठीक है। हम लोग रेस्ट कर लेते हैं ताकि मैं कल की क्लास के लिए और एनर्जाइज हो सकूं और ज्यादा अच्छे से आपको बता सकूं, आपके साथ आ सकूं, ठीक है। ठीक है गाइस, चलो चलो ठीक है, ओके ओके बाय, चलो चलो गुड नाइट, ओके ओके बाय, गुड नाइट, एंड द सेशन, बाय।